और जिस तरह की एक लगातार एक निरंतर परिचर्चा चल रही है पिछले 2 महीने से, और पूर्ववर्त मल्होत्रा सर सिनेमा के माध्यम से विभिन्न पक्षों और आयामों पर हर शनिवार को हमारे साथ मिलते हैं, चर्चा करते हैं। और आज ये चर्चा है वह जुड़ेगी 7 समुद्र पार से, यानी अप्रवासी भारतीयों का भाग है हिंदी सिनेमा में। वो जिस रूप में हमारे संदर्शित होता है, आज इस पर बातचीत करेंगे। बचपन में छोटे थे तो एक गाना सुनिए, 7 समुद्र पार से दूरियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना आना, पापा जल्दी आ जाए। तो ये जो गाना था वो जो 7 समुद्र पार का डिस्टेंस है, तो आपके पापा वो 7 समुद्र पार जाएंगे तो इंग्लैंड से यहाँ तक का 7.5 घंटे, तो बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो दूरियां जो है, ये जो भी है, ये जो वैश्वीकरण आया है, ग्लोबलाइजेशन आया है 90 के दशक के बाद, जो हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इस ग्लोबलाइजेशन में जो हमारा इंडियन डायस्पोरा वह, और जो यहाँ से नौकरी और बेहतर भविष्य की तलाश में जो यहाँ से हिंदुस्तानी बाहर के देशों में गए, तो जब वहां पर जाते हैं तो वो हिंदुस्तान को किस तरह से याद करते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति को कैसे याद करते हैं, और उस पर अपने होने का प्रभाव किस रूप में डालते हैं। उस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मल्होत्रा जी उपस्थित हैं, और हमारे साथ आनंद सौरभ जी उपस्थित हैं। आनंद सौरभ के पिछले जो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, और यानी मल्होत्रा सर जो खुद दुनिया के हर छोर पर गए हैं, और चूंकि रेल राजभाषा बोर्ड में रहे हैं, तो दुनिया भर की रेल का मजा इन्होंने जो लिया है और पूरी दुनिया का सफर इन्हें किया है, तो उसके माध्यम से और आनंद के रूप में हमारे सामने एक नौजवान चिंतक जो देश दृष्टि समय को एक अलग ढंग में देखता है। तो ये दोनों ही दृष्टियां आज हमसे बातचीत करेंगी सिनेमा पर, उस सिनेमा पर जिसके लिए जॉन गोदार्ड ने कहा है कि सिनेमा दुनिया का सबसे खूबसूरत धोखा है। तो उसी धोखे पर बातचीत करने के लिए मल्होत्रा सर, आपका स्वागत जी। चलिए अब मैं इसी संदर्भ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, ये जो दृश्य आपको लगा होगा कि 7 समंदर पार, जहाँ इतनी ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा करते हैं। सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आप एक बार इसको जूम कर लीजिए थोड़ा सा। अब वो मैं कर रहा हूँ, उसकी चिंता नहीं, बस आश्वस्त होना चाहता हूँ। ठीक है जी जी, धन्यवाद। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दिया, मैं चूंकि लगभग 50 से अधिक देशों में हो गया और कई बार मेरे लंदन में ही मैं गया, तो जो चीज मैंने अनुभव की है और फिर सिनेमा में जो मैंने पाया है, उसके साथ मैं अपने भी विचारों को जोड़ते हुए आपसे कुछ बातचीत करूँगा। तो सबसे पहले ये विषय जो आपके सामने है, मैंने कुछ इसके लिए बिंदु निर्धारित किए हैं। पहला है लव मैरिज, तलाक, टूटते बिखरते संयुक्त परिवार, विवाहेतर संबंध, लिव इन रिश्ते, डेटिंग, दोस्ती और प्यार। इन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और उसमें फिर मैं अपनी दृष्टि भी आपके सामने रखूंगा ताकि हम लोग उस पर आगे चर्चा कर सकें। लव मैरिज की बात बहुत पुरानी 1959 में देवानंद और माला सिन्हा की फिल्म थी। इस पर विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन पश्चिम का जो प्रभाव भारत पर पड़ा था उसके कारण ही लव मैरिज का सिलसिला जो हमारे देश में नया था वो शुरू हुआ। उसी पर एक दूसरी फिल्म बनी थी 1984 में अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री की, और विस्तार से मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा, कि संकेत दे रहा हूँ। तलाक फिल्म बनी थी
हॉल द्वारा निर्देशित 1958 में राजेंद्र कुमार और कामिनी कदम थे, जिसमें हालांकि समस्याएं हुई हैं, लेकिन जिस तरह से तलाक होने पर जो बच्चों की स्थितियां होती हैं वो सब इसमें विस्तार की हुई है। थोड़ा सा अलग हटते हैं जो है आरोप विवाहित एक्स्ट्रा। सन 65 में सबसे पहले जो आर के नारायण अंग्रेजी इंडियन का उपन्यास गाइड, इस पर उन्होंने उस पर एक फिल्म बनी थी विजयानंद के निर्देशन में और बहुत चर्चित हुई थी और सफल हुई थी ये फिल्म। देवानंद वहीदा रहमान उसकी भूमिकाओं में थे। मैं इस पर भी विचार लंबी बातें नहीं करूंगा क्योंकि हमें सब कुछ पता है। सिलसिला जिसकी बहुत चर्चा हुई और कई बार तो ऐसा लगा कि हमारे आसपास हो रहा है प्रेम संबंध में, बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया था। ये 1981 में फिल्म बनी थी यश चोपड़ा के निर्देशन में। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, संजीव कुमार शशि और इसके अंदर तीनों सितारों के वास्तविक जीवन के कथित प्रेम त्रिकोण से प्रेरित था और उस समय के बहुत चर्चित थे उसमें और फिल्म भी बहुत हर लिहाज से बहुत सफल थे। अर्थ फिल्म बड़ी गंभीर फिल्म है। मैं समझता हूँ कि अगर कभी ना देखी हो सिनेमा को समझना है तो अर्थ को देखना चाहिए। ये भी एक तरह से विवाहित संबंधों पर जो चिंताएं हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से इसमें व्यक्त किया गया था। फिर वही महेश भट्ट के निर्देशन में और परवीन बॉबी के साथ जो उनके रिश्ते थे उस पर आधारित थी। इसमें शबाना आजमी और खास स्मिता पाटिल इसकी वजह से बहुत चर्चित थी। बड़ी संगड़ी की अब थोड़ा समय अलग हटकर आज की युद्ध, हालांकि 1997 की फिल्म है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं जिनको मैं रेखांकित करना चाहूंगा उस पर, इसमें पूर्व और पश्चिम के जो सांस्कृतिक मूल्यों की टकराहट की कहानी है। मुख्य भूमिका में, और आपने जो भी देखा था गाना वो भी इसी विषय पर आधारित था। इसकी मुख्य भूमिका में शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व चौधरी, अमरीश पुरी और आलोक नाथ। इसमें थोड़ी सी कहानी में बताना चाहूंगा क्योंकि इससे हमें अर्थ को समझने का प्रयास करना है। अमरीश पुरी जो किशोरी लाल हैं, एक बड़े धनी व्यापारी हैं, अमेरिका में रहते हैं और वो चाहते हैं कि एक ऐसी बहू उनके घर में आए जिसके अंदर भारतीय संस्कृति रची बसी हो। तो वो अपने बेटे राजीव के लिए गंगा का हाथ मांगते हैं। वो बड़े आश्वस्त हैं कि ये आदर्श दुल्हन तो होगी है, लेकिन इससे राजीव में भी भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने में एक तरह से मदद मिलेगी। लेकिन राजीव का थोड़ा सा यहाँ से सोचिए क्या परिवर्तन शुरू हो रहा है। राजीव का आग्रह है कि गंगा शादी से पहले कुछ समय अमेरिका में आकर रहे ताकि वह पश्चिमी संस्कृति को समझ सके। अब आप देखिए, बिना विवाह के एक चीज और मुझे याद आ रही है अमिताभ बच्चन की, कि जब किसी शूटिंग में इनको जाना था और अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी को, तो उनके पिताजी ने कहा कि कुछ भी हो जाए विवाह करो तब जाओ, मैं नहीं जाने दूंगा इसके बिना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो विवाहेतर संबंध की बात है वो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं थी और साथ रहने के बाद लिविंग रिलेशन की बात का तो प्रश्न नहीं उठता था। फिर भी वो गई वहां पर लॉस वेगास में, गंगा को उन्होंने राजीव के साथ समय बिताने के लिए भेज देते हैं। वहाँ राजीव के बहुत से दोस्त भी आ जाते हैं और उसी में ही उसने गंगा से नशे में कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हाथापाई में राजीव को थप्पड़ मार देती है। खासकर तो थप्पड़ की गूंज वैसे भी इतनी बढ़ रही है, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। तो उससे वो बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि गंगा विवाह से पहले किसी भी रूप में शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये उसकी अपनी मानसिकता है, लेकिन राजीव को ये बात कोई बड़ी बात नहीं लगती है क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, उसके अंदर बात रची बसी है। एक और फिल्म जिस पर हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, सलाम नमस्ते, और कितनी भी बार हम चर्चा करेंगे क्योंकि हर बार इसमें से कुछ ना कुछ ऐसे बिंदु मेरे सामने आते हैं जिसको मैं चाहूंगा आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको पता ही है इस फिल्म में सैफ अली खान और प्रीति जिंटा दोनों एक लिविंग रिलेशनशिप में साथ में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में। अब थोड़ा सा अंतर क्या आ रहा है, ये सारी पृष्ठभूमि भी विदेश की है। पहले में अमेरिका का था वो प्रदेश और ये ऑस्ट्रेलिया का एक परिदृश्य है। वहां पर वो लोग रहते हैं, दोनों काम काज करते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई क्योंकि मकान भी रहने की भी जगह नहीं मिलती और दोनों वहां पर एक पति पत्नी कहकर, अदरवाइज तो रहने की उनको इजाजत नहीं मिलती थी,
तो वहां रहने लगे हैं। अब देखिए, जो गंभीर इसके खतरे हैं उनकी तरफ मैं रेखांकित करना चाहूंगा। लिविंग रिश्ते में रहने वाली नायिका गर्भवती हो जाती है, लेकिन उसका पार्टनर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। अब ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर ऐसा होता है जो बहुत स्वाभाविक है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और ये बड़ा गंभीर विषय जिस पर चर्चा की आवश्यकता है। हालांकि भारत में इस रिश्ते को गैर कानूनी तो नहीं माना गया है, लेकिन संबंध विच्छेद होने पर मैंने आज ही पता किया राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुआवजे की भी सिफारिश की है। यानी कि क्योंकि ये बहुत स्थिति बढ़ती जा रही है, तो इसलिए इस पर भी भारत में विचार होना शुरू हो गया है। एक भारत के परिवेश में फिल्म बनी थी 2019 में, लुका छिपी, भारतीय परिवेश में थी। उसके अंदर ये जो एक लड़की है, टेलीफोन रिपोर्टर है, तो अपने कार्तिक आर्यन जो उसका सहकर्मी है उसके साथ बिना विवाह के घर पे रहने के लिए आ जाती है। उनके माँ बाप को कल्पना भी नहीं हो सकती कि कोई पुरुष और स्त्री एक साथ साथ रह सकते हैं, तो वो मान के चलते हैं कि इनकी शादी हो गई है तो चलो रहे साथ में। तो ये भी एक तरह से जो स्थितियां बदल रही हैं इसको देख के। एक फिल्म थी, इसने मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया था, पता नहीं कम लोगों ने देखी है, इसका नाम बचना ए हसीनो, 2008 में फिल्म आई थी। और ये 3 इसमें नायिकाएं थी, बिपाशा बसु, मिनिषा लांबा और दीपिका पदुकोण। इसके निर्देशित किया था सिद्धार्थ आनंद ने। एक ही रणवीर जो हीरो है इसका, यानी कि राज शर्मा है, उसके अपने जीवन में 3 लड़कियां अलग अलग बिंदुओं पर आती हैं। और जो सबसे चीज जिसने मुझे उस समय, जैसे कि मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला प्रसंग, कि दीपिका जो गायत्री नाम है वो टैक्सी चलाती है। अब आप देखिए, इसको समझना बहुत आवश्यक है, और साथ में बिजनेस स्कूल में पढ़ती भी है, क्योंकि वहां पर इस बात को समझना होगा कि भारत और विदेशों में क्या अंतर है। खासतौर पर पश्चिम की बात करता हूँ, क्योंकि जो हमारे पूर्वी देश हैं वहां पर स्थितियां वही फैमिली सिस्टम है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर अपना क्या तरीका है कि हमारे यहाँ तो माँ बाप जीवन भर हमारे साथ हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब चीजों की जिम्मेदारी अंतिम क्षण तक माँ बाप का साया हमारे ऊपर रहता है। लेकिन अमेरिका यूरोप में 18 साल के बाद चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अलविदा कह देते हैं कि भैया तुम जाओ, अब अपना जैसे पंछी पंख उड़ गए जाओ। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं कि उनकी शिक्षा भी पूरी हुई हो, तो अब वो क्या करेंगे, कोई छोटे मोटे डिप्लोमा भी करते हैं, हर तरह की चीज में रहना चाहते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा तो उनको चीज समझ में आती है कि हमें पैसा कमाना और पढ़ना है, जिसको अर्न एंड लर्न। अब उसके लिए वो अपने उसमें भी काम करते हैं, अपने रेस्टोरेंट्स में भी काम करते हैं, टैक्सी ट्रैवल चलाते हैं, हर तरह के काम करते हैं। और ये उनके लिए छूट नहीं है, उनकी विवशता है, दे हैव टू। अब उसमें फिर बहुत से प्रसंग आते हैं। एक और चीज यहाँ जोड़ना चाहूंगा मैं, वो है पब कल्चर। ये भी एक संयोग की बात है। 1969 में मैं एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाता था बॉम्बे में, और मैं ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई हो, जब मुझे विद्यार्थियों ने बताया कि हम पब में जाते हैं, तो मुझे पब पता ही नहीं क्या था। और फिर उन्हीं से मैंने कहा अच्छा इस पे निबंध लिखो, उन्होंने उन्हीं के निबंध से मुझे पहली जानकारी दी। उसके बाद जब मैं यॉर्क में इंग्लैंड में पढ़ाने के लिए गया 84 में, फिर हमने इन पर विस्तार से कहा कि लिखो। फिर मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा, तो मैंने पाया कि जो सामाजिक मिलन का उनका केंद्र है वो पब है। हमारे यहाँ तो परिवार मिलन होता है, हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में नहीं भी हो तो परिवार के लोगों से ज्यादा मिलते जुलते हैं, और कभी कभार पार्टीज होती है। लेकिन वहां पर पब कल्चर के बिना सामाजिक जीवन हो ही नहीं सकता। एक बार मैं चला गया और शायद इतना भयानक रूप देखा कि इतना धुआं, इतना ड्रिंक, सब कुछ वो देख के मैं इतना विचलित होकर भाग आया। मैंने कहा लेकिन मुझे पता लगा कि यहाँ ये लोग रोज जाते हैं, और वहीं पर ही आती है डेटिंग की बात। मैं शुरू मुझे याद है, मैं तो इतना अज्ञानी था, जब मुझे पहली बार कुछ अनुवाद का काम मिला बॉम्बे में नवनीत हिंदी डाइजेस्ट की तरफ से, उसमें एक शब्द आया डेटिंग। मैं बड़ा परेशान कि होता क्या है, और मुझे लगा कि मुझे इसको जानना और समझना चाहिए। तो मॉस्को में मैंने पिछली बार देखा कि पूरे एक मैदान है जहां लड़के लड़कियां इकट्ठे हैं, वो डेटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। मतलब ये बिल्कुल ओपन है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत पहले
एक बंगला कहानीकार है शंकर, उनकी एक मैंने कहानी पढ़ी थी, न्यूयॉर्क का दूध। वो मुझे अंकित था मेरे दिमाग में, इसीलिए जब विदेश गया तो इस बात को समझना चाहता था। अब जो लड़की जा रही है डेटिंग पर, माँ कितनी चिंतित होगी इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा, और उसके लिए वैसी तैयारी करके भेजती कि उसको गर्भ न हो और कोई चीज ना हो। और मैं एक चीज और यहाँ पर बता दूं कि गर्भ निरोधक जो जितने उपाय हैं, इसने वास्तव में जो फ्रीडम दी है सेक्स की सारी दुनिया में, उसका मूल कारण यही है, और इस चीज को वहां इतना ओपन है कि पूछे नहीं। तो चलिए, तो इसमें खास तौर पे गायत्री की जो स्थिति दिखाई है वो आप विचलित करने वाली स्थिति है। आगे देखिए, एक और फिल्म जो बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ होता है, बहुत चली, जिसमें शाहरुख खान और काजोल की भूमिका है, रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई और सलमान खान ने एक अतिथि कलाकार। अब इसमें जो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है दोस्त और प्रेम क्या एक ही चीज है। इस पूरी फिल्म में आश्चर्य होता है कई बार, मुझे तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि वो ये कहता है तो मेरी सिर्फ दोस्त है राहुल, शाहरुख खान जो है, अंजलि मेरी दोस्त और बहुत अच्छी दोस्त है, दोनों एक दूसरे के बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकते। लेकिन वो ये नहीं सोच पाता कि इसके अलावा कोई रिलेशनशिप उसकी हो सकती है। और जब उसके जीवन में दूसरी लड़की आती है तब वास्तव में थोड़ा सा अंजलि को भी एहसास होता है, और टीना जो प्रिंसिपल की बेटी होती है, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई होती है, जिससे राहुल एक प्रेम करने लगता है पहली नजर में ही, तब उसको टीना को भी एहसास होता है कि मैं अनायास इन दोनों के बीच में आ गया, ये दोस्ती नहीं वास्तव में प्यार करती थी उसको। तो ये इस पर भी एक तरह से चर्चा करने की आवश्यकता है। फिल्म आई थी आ अब लौट चलें। ये आपको आश्चर्य होगा कि आरके फिल्म्स के बैनर में आखिरी फिल्म बनी थी और ऋषि कपूर द्वारा निर्देशित थी। 1999 में फिल्म बनी थी। अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय और राजेश खन्ना, और सह कलाकारों में मौसमी चटर्जी, आलोकनाथ, कादर खान और परेश रावल, ये सब बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में मैं जिस पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि अक्षय खन्ना बड़ा भला लड़का है, लेकिन वो ग्रीन कार्ड पाने के लिए एक अमेरिकी भारतीय लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर वो शादी होती है, इसका आधार न तो प्रेम है और न ही विवाहित जीवन उनका अर्थ है। तो ये इसके क्या परिणाम होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब चीजें हैं जिससे अंतर्विरोध पैदा होता है वहां पर। एक फिल्म आई कभी खुशी कभी गम 2001 में, करण जौहर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म थी। बहुत चली, बहुत ही सफल हुई ये फिल्म। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर। यहाँ मैं कुछ बातें फिर ऐसी रखना चाहूंगा जिस पर हम लोगों को विचार करना है। ये ठीक है कि ये जो फिल्म है एक कहीं ना कहीं एक संयुक्त परिवार और लव मैरिज की समस्या इसमें गुथी हुई है। बहुत सी चीजें मैं उन्हीं पर प्रकाश डालूंगा जिन पर मैं चर्चा करनी है। यश अपने आप में बड़े समृद्ध टाइकून है और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और भारत की बात है, और उनका बेटा राहुल और रोहन। राहुल को उन्होंने गोद लिया है, लेकिन बचपन से गोद लिया है, इसीलिए बिल्कुल बड़े भाई की तरह उसकी भूमिका रहती है। इस बीच में उसको एक चांदनी चौक की एक लड़की से, राहुल अंजलि से, उसका काजोल से प्रेम हो जाता है। और इसको अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें आपको लगता बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ ये लोग प्रेम विवाह तो उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रेम विवाह में भी अपनी हैसियत के व्यक्ति के साथ प्रेम करें, और यश अपनी हैसियत से छोटे परिवार में बेटी की शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और अंततः राहुल अंजलि को लेकर लंदन चला जाता है। अब आप फिर देखिए, मैं जिस चीज पर आपको इशारा करना चाहता हूँ, ये दो वहां पर परिवार हैं। लंदन में अंजलि की छोटी बहन करीना कपूर खूब सज धज कर कॉलेज जाती है और अपने सौंदर्य से लड़कों को रिझाकर उनके साथ डेट पर चलने के लिए आमंत्रित करती है। या बिल्कुल स्पष्ट चित्र देखिए, उसके बाकायदा आमंत्रित करती है और जिसको पसंद करती है उसके साथ ही जाती है। ये एक दृश्य है डेटिंग का, वहां पर दिखाएंगे। मतलब डेटिंग का मतलब वो मान के चलते हैं कि भाई किसी से शादी तो बहुत बात की बात है, पहले दोस्ती हो, परिचय हो, उसके साथ हम कई दिन बिताएं, महीनों रहें साथ में, तब जाके बातें शुरू होती हैं। तो और दूसरी उसकी बड़ी बहन अंजलि, वो अपने बेटे को लंदन में रहते हुए भारतीय संस्कृति संस्कार देने की भरपूर कोशिश करती है। गाना भी जैसे आपने सुना, वहां ये गाने हर जगह आपको सुनाई देंगे।
हर पल हम याद कराते हैं कि आई लव माई इंडिया। एक फिल्म आती है ओम जय जगदीश, ये संयुक्त परिवार पर फिल्म बनती है और एक पुश्तैनी मकान है जिसमें सरस्वती बत्रा रहती हैं जो विधवाएं अपने तीनों बच्चों के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ अनिल कपूर बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अपने छोटे भाई जय, फरदीन खान ने दोनों की भूमिका निभाई है, उसको ऊंची शिक्षा देने के कर्ज लेकर अमेरिका भेज देते हैं। अब देखिए वो कहीं भले वो किसी जाल में फंसे, उस पर मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। वहां जाकर उनकी जो जिस लड़की से उसका प्रेम होता है, शादी हो जाती है, शादी करके वो घर आते हैं। अब संयुक्त परिवार की परीक्षा होती है कि तीनों भाई थे, बहुत प्रेम था, लेकिन वो लड़की जब आई जो विदेश में पढ़ी है, उसको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। ये वो सब मिलकर साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हर वो चीज उसमें बड़ा अच्छा दृश्य दिखाया है जो मुझे बड़ा मजेदार लगता है। एक पुरानी कार है, ये मिलके चलते हैं कि जब भी हम इकट्ठे परिवार में जाएंगे तो इस परिवार में जाएंगे, इसी कार में बैठेंगे, और जो उसकी शादी होती है तो उसको बैठा कर ले जाते हैं ऊपर। एक कार बीच में फेल हो जाती है, वो कहते हैं कि तुम थोड़ा बाहर निकलो। कहते बाहर निकला मीन्स व्हाट? आप कहते नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है कि लड़कियां अंदर नहीं बैठती हैं, बाहर नहीं बैठती हैं, मतलब उनको कार में ही बैठना होता है। कि किस तरह की परंपरा आपके यहाँ? आप इतनी सड़ी हुई टूटी फूटी कार में मुझे बैठा रहे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है? और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है और फिर वो अपने पति को आग्रह पूर्वक सबके विरोध के बावजूद अमेरिका वापस ले जाती है। और उसके बाद क्या फिल्म में तो बहुत कुछ होता है कि सब मिलकर उस घर को वापस लेते हैं। लेकिन मैं जिस चीज को खास तौर पे कह रहा हूँ कि संयुक्त परिवार की जो टूटने की जो स्थितियां आ रही, तो निश्चित रूप से अलग अलग जो परिस्थितियां, अलग अलग संस्कृतियों और खासतौर विवाह के बाद जो होता है उसका मुख्य कारण उसमें रहता है। एक फिल्म है विवाहेतर संबंधों के बारे में, कभी अलविदा ना कहना, 2006 की फिल्म है। इसके अंदर हर स्तर पर यह दिखाया है। इसमें कई बातें हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये न्यूयॉर्क की कहानी है प्रवासी भारतीयों की, और उनकी जटिलताओं को भी दिखाया है विवाहेतर संबंधों की, और बहुत दूर तक जाता है इसके अंदर। और सबसे मजेदार बात है कि इसके अंदर अमिताभ बच्चन और खासतौर पे किरण खेर काफी बूढ़े हैं, ये भी अपने रिलेशनशिप में रहने का प्रयास करते हैं। और विडंबना ये है कि नई पीढ़ी के बच्चे उसका विरोध करते हैं। ये विडंबना मुझे कभी भी समझ में नहीं आती और मैंने अक्सर इस चीज को देखा है। अब एक फिल्म है जो 2002 में बनी थी, बनी क्या दिल ने कहा, और ये मैं बार बार इस चीज को खोज रहा हूं कि स्रोत क्या है। ये स्वयंवरम तेलुगु फिल्म है, उसका रीमेक है। अब इसके अंदर एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया गया, 1999 की फिल्म है। इसमें क्या प्रश्न आया कि ईशा, जो ईशा देओल है, हेमा मालिनी की बेटी, और राहुल जो तुषार कपूर है, दोनों प्यार करते हैं। सॉरी, ये लोग पहले रहते हैं वहां न्यूजीलैंड में। अब देखिए, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, कोई न्यूजीलैंड में। अब यहाँ आकर फिर ये लोग सोचते हैं, ईशा भारत लौटती है और वो अपने माँ बाप से कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ राहुल से। ठीक है, करो, तैयार है, माँ बाप दोनों तैयार हैं। लेकिन जब शादी का प्रस्ताव राहुल के पास जाता है तो इनकार करते हैं। उससे पूछते क्यों, तुम प्यार करते हो? और जीवन भर प्यार करता रहूंगा, शादी क्यों नहीं करना चाहते? तो उसने कहा प्यार की परिणति शादी में हो, आवश्यक क्यों है? फिर उसने अंदर की बात बताई कि मैंने अपने माता पिता को हमेशा झगड़ते हुए ही देखा है और मैं कल्पना नहीं कर सकता हमारा जो प्यार आज है वो खत्म हो जाएगा अगर हमारी शादी हो जाएगी। तो उसको खैर ये थोड़ा इस फिल्म में तो एक चीज दिखाई है, उसमें बहुत अच्छा पॉइंट भी उसी तरह उभर कर सामने आ गया। वो अंत में वो तय कर लेती है कि चलो किसी और से मैं शादी कर लेती हूँ। लेकिन वहीं पर एक ऐसा प्रसंग होता है कि वो फिर वो लड़का वहां आ जाता है, तो उसको देखकर वो परेशान हो जाती है और जाकर उससे लिपट जाती है। अब वो एक बात कहती है जो शायद एक पंच है इसके अंदर। वे कहती कि ठीक है, तुम शादी नहीं करना चाहते, तुम्हारा अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि मैं कौन सा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिससे विवाह करने जा रही हूँ मैं तो उसको जानती भी नहीं। अब आप देखिए, ये एक नई चीज आती है कि अरेंज मैरिज सिस्टम में कहीं पर भी जानने की बात नहीं होती, केवल ये होता है कि हम अच्छा परिवार देखें। और जो प्रेम विवाह है उसके अंदर हम मानते हैं कि जानते हैं, वरना जानते कितना ये तो थोड़ी देर में ही पता चल जाता है। तो इसलिए ये इसमें इस पॉइंट को बहुत अच्छे ढंग से उसने दिखाया कि मैं
तुम अगर मैं तुम्हारे साथ अब लिविंग रिलेशन में रहने के लिए तैयार हूँ। फिर वो कहता है, क्योंकि हिंदी फिल्म है इसलिए सब हो सकता है, तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब तुम इतना कुछ कर्मकांड तोड़ सकती हो तो मैं भी शादी के लिए तैयार हो सकता हूँ, मैं भी तुमसे शादी कर लूंगा। एक फिल्म आई थी 2016 में, की और का, हर इसका अनुवाद है एक तरह से। ये बाल्की द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म है और ये बड़ी मजेदार फिल्म है। अपने ध्यान से अगर आप इस फिल्म को देखें, अब क्या था, रोल प्ले बदलता है। दोनों युवा हैं, बीवी पत्नी दोनों ही काम करते हैं, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये तय कर लेते हैं कि जो लड़का है यानी करीना प्रोफेशनल है, बहुत एम्बिशियस है, वो अपना कारोबार देखती है, लेकिन जो उसका पति है वो घर का काम देखेगा फुल टाइम, उसी तरह लोगों को रिसीव करेगा, उसी तरह खाना बनाएगा, उसी तरह। तो उस समय शुरू में तो दोनों के बीच तो क्योंकि प्रेम है सब चल जाता है, फिर लेकिन जब लोग आना शुरू होते हैं और वो बताते हैं कि अरे इनको पता कितना अच्छा खाना इन्होंने बनाया, अब तब सब परेशान शुरू हो जाते हैं, तब उन्हें लगता है कि वे हंसी के पात्र बन गए हैं इस तरह की भूमिका को। ये भी हमें देखना है कि ये भी हमारे अच्छा विदेश में बहुत लोग हैं। दो बातें मैंने अक्सर देखी, मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, सब जगह मैंने विद्यार्थियों को तो हमेशा देखा, सभी विद्यार्थी लिविंग रिलेशनशिप में ही रहते थे, क्योंकि उतना पैसा भी नहीं होता था, एक कमरा किराए पर ले लिए, दोनों मैनेज करते थे और कोई इशू भी नहीं था वहां पर। एक और बात मैं ये कहूँ, जो मैं न्यूयॉर्क में पहली बार पढ़ाने के लिए गया तो पहले दिन उन्होंने ऐसे बहुत सारे जैसे क्लब बनते हैं हमारे यहाँ, लिटरेरी क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, तो उनके यहाँ बाकायदा गे क्लब था, लेस्बियन क्लब था, वहां पर कोई भी ऑफिशियली उसको ज्वाइन करता था, यानी कि ये उनके लिए शर्म का मामला था ही नहीं, और वहीं तय हो जाता था कि हमें किस तरह क्लब में जाना है। तो ये जीवन वहां पर मैंने स्वयं देखा भी। तो खैर, तो एक फिल्म है जो बहुत प्रचलित हुई, आप सबको पता ही है, कितने वर्षों तक ये मराठा थिएटर जो हमारा है, मराठा मंदिर, वहां चलती रही, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1995 की फिल्म है और इसमें शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी साहब। इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है, केवल दो बातों पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जिस पर विचार करना है। इस कहानी के दो छोर हैं, एक और अमरीश पुरी लंदन में रहते हुए अपने घर में हिंदुस्तान के माहौल को जिंदा रखता है। अपनी शादी की बात सुनकर जब उसकी बेटी पिता के साथ में शर्मा जाती है तो वह गर्व से अपनी पत्नी से कहते, लाजो हम पास हो गए हैं। हमारी बेटी आज भी बाप के सामने शादी की बात आने पर शर्मा जाती है, और जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी किसी से प्यार करने लगती है तो तुरंत हिंदुस्तान लौटने का फैसला कर लेते हैं। उसको लगता है कि नहीं, अब मैं इस देश में नहीं रहूंगा। और दूसरे राज मल्होत्रा है, शाहरुख खान, उनके पिता है धर्मवीर मल्होत्रा, जो पूरी आजादी देते हैं कि तुम कुछ भी करो, कैसे भी जियो। इसी संदर्भ में यूरोप की यात्रा के दौरान सिमरन यानी काजोल को बर्फ की ठंड से बचाने के लिए उसके कपड़े बदल देता है। जैसे सिमरन को पता चलता है तो वह राज से झगड़ा करती है, लेकिन राज उसे समझाने की कोशिश करता है कि भले ही वह उसे कितना ही आवारा क्यों न समझती हो, वह दिल से हिंदुस्तानी है और जानता है कि हिंदुस्तानी औरत की इज्जत का क्या मतलब होता है। अब ये इसमें क्या इसकी वो है मुझे नहीं मालूम, इसका अर्थ ये है। तो खैर, ये मैंने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखा, इस पर हम चर्चा करेंगे ही। बस एक दो बातें और मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दूं। ये मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ एक तरह से। हाँ, मैंने इसलिए इनको जीवंत घटनाओं से इसलिए जोड़ा कि मुझे लगता है कि इन पर हमें जजमेंट की तरह से विचार नहीं करना है। मुझे याद है पिछली बार एक चर्चा हुई थी, जब बिगड़ने वाली बात थी तो आनंद ने भी ये प्रश्न उठाया था कि संबंध बिगड़ रहे हैं या बन रहे हैं। तो मैंने भी मैं उसमें एक चीज बस चाहता हूँ कि हम उसको जजमेंटल ना करें, हम मान के चले ये एक पक्ष है, ये भी एक पक्ष है। तो ये सारी बातें मैंने जितनी कही हैं, मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया है कि लिविंग रिलेशनशिप ऐसे समाज में आवश्यक क्या अपरिहार्य है जहां पर 18 साल की उम्र में अपनी लड़की को बाहर निकालते जाते हैं। तुम जो अपना रोज कमा पाओ, अब उसको पढ़ना भी है, खाना पीना भी, अपनी आजीविका भी चलानी है, वो परिस्थितियां हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखें। और डेटिंग की भी मैंने आपसे बात कही, यहाँ तो माँ बाप रिश्ता देखते हैं, तो कोई देखता ही नहीं। वहां तो मुझे लगता है, जब मैं किसी से पूछता था कि अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे माँ बाप भी सब देख लेते, हमें तो कोई बॉदर ही नहीं करता। उन्हें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। इन सब चीजों को मैं समझता हूं कि हम लोग ध्यान में रखें। धन्यवाद।
हाँ सूत्रधार जी, मैंने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया। जी सर, आभार। और हिंदी सिनेमा पर हमारे अप्रवासित भारतीयों या पश्चिमी जीवन शैली का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको आपने बहुत एक लंबे सूत्रवार तरीके से कुछ फिल्मों के जरिए आपने चीजों को बताया। और मेरा मानना है कि ये दो तरफा संबंध है। एक तो हिंदी सिनेमा पर क्या असर पड़ रहा है, दूसरा हिंदी सिनेमा की अप्रवासी भारतीय पर बॉलीवुड सिनेमा या बाहर के सिनेमा पर कैसे प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि इसी के जरिए ही बैंड लाइक बैकअप है, इस तरह की फिल्में या प्राइड एंड प्रेजुडिस हो, इस तरह की फिल्में आती हैं जिनके टॉप 10 में शामिल हो जाती हैं। या यहाँ के जो एक्टर हैं वो बॉलीवुड सिनेमा में जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रियंका हो चाहे दीपिका हो, ये सब वहाँ पर या इरफान खान साहब रहे, वो सब बॉलीवुड सिनेमा में बहुत सम्मानित रूप से काम करते रहे। तो हमारे साथ में आनंद जी हैं। आनंद जी, इसी चर्चा को मैं अब आपका मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय आनंद जी। आपने मुझे से मौका दिया है इस मंच पर बोलने का, और हमारे साथ काफी अनुभवी और सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं विजय कुमार होता है बने काफी आर्थिक काफी बहुत स्पष्ट। ठीक है। तो मैंने अगर मतलब कि तारीख अपनी बातों पर रखा है तो मेरे पास बहुत कुछ बोलने को नहीं है, लेकिन फिर भी ना मैं अपने विचारों को अपने परिप्रेक्ष्य में रखने की यहाँ कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आज का विषय है प्रवासी भारतीयों के प्रति सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव, तो हम इस मुद्दे पे हम इस विषय पे बातचीत क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो पहली बात कि सिनेमा से जो विषय है वो सिनेमा का है। तो सिनेमा, जैसे मैडम ने बहुत ही शुरुआत में बहुत ही सुंदर बात कही थी कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत धोखा सिनेमा है। तो अभी कई सारी स्टडीज हुई है सिनेमा पे हाल फिलहाल में। तो 96 में जो स्टडी हुई इसने कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंसी फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल माइथोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म, कंज्यूमरिज्म, लीडर एंड सोशलिटी। अगर राष्ट्रीय तौर पे अगर हम हिंदुइज्म का या कंज्यूमरिज्म का लीडर का अगर हम मिशन कर रहे हैं, तो उसमें जो पावरफुल एजेंसी है वो है आपका सिनेमा। एक और चीज मैं आपको बताऊं सिनेमा के बारे में, वो ये है जो सिनेमा है उसको किसी राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का माइक्रोकॉस्म यानी कि लक्षण माना गया है। और जो भी बिलीफ है, जो भी ना हमारे वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, हमारी परंपराएं हैं जिसके आज हम बात कर रहे हैं, वो जो बड़ी परंपराएं हैं, हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, उन सबको जो दशा और दिशा का काम जो है, हमारी जो पहचान है, इन सभी को दिशा और दिशा का काम जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ होता है। एक जन संचालक के तौर पर मैं सिनेमा को इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। और एनआरआई की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा है, मैंने ने पहले कहा, मैंने भी कहा, इंडिया का डायस्पोरा है वो विश्व में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। डायस्पोरा की कोई शुरुआत होती है वो होती है डायस्पोरा से, वो मुझसे होती है बहुत ही उसका एक निगेटिव कोडिशन रहा है। वो ना जगह जगह उसका शोषण हुआ, तमाम चीजें हुई। आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो कितना यहूदियों का के साथ डायस्पोरा का बेसिकली जो ओरिजिन है वो उस परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन आजकल डायस्पोरा को पॉजिटिवली भी यूज करते हैं। तो हमारा जो डायस्पोरा है वो काफी कहीं भी हो, चाहे वो यूके में हो, यूएस में हो, चाहे वो गल्फ में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, तो वी आर वेरी पावरफुल है। इंडियंस आर वेरी पावरफुल अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो इंडियन डायस्पोरा है बहुत ही जो है इकोनॉमिकली, आप देखिए मैंने ना डेटा दिया यहाँ पे कि इंडिया का जो जीडीपी है उसका आधा जो है वो कमाते हैं हमारे जो विदेशी हमारे भाई बहन जो है, हमारे जो अपने भारतीय जो बाहर रह रहे हैं। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो अब दो बातें हैं, ये हम का जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो है वो हम देखिए पाकिस्तान वो पे आएंगे, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। तो उस वजह से जो है उनको भी है ना, उनको भी जरूरत है कि उनकी जो
उसका एक जो सांस्कृतिक का एक जो राष्ट्रीयता का जो सवाल है वो भी है ना जुड़ा हुआ है भारत से। उसके बाद ये भी इस पे बात करनी होगी कि जो बॉलीवुड है वो बॉलीवुड जो बेसिकली चेतना वो एक पूरा कला का निर्माण करता है, लेकिन उस कला का एक अर्थशास्त्र भी है। तो उसके अर्थशास्त्र में एनालिसिस जो होते हैं, बेसिकली जो है एक मूवी आई राइस जो भी शाहरुख खान की मूवी है, शाहरुख खान को एनालाइज हीरो कहा जाता है। तो वो मूवी इंडिया में फ्लॉप जाती है, लेकिन ना वो विदेशों में चलती है। मैडम ने भी कहा कि यूके के चार्ट में जो हमारी जो मूवी है या फिर फिल्म है, ये मूवी वहाँ चलती है क्योंकि वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है दे आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ, दे कैन गो एंड वॉच मूवीज एंड दे कैन दे कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द इकोनॉमी ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ द मूवी। तो ये एस्पेक्ट है जिसको हम कहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो बॉलीवुड है वो कला के साथ साथ एक अर्थव्यवस्था का भी जो इट हैज नाउ गॉट द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री, वो क्यों बन गया है, तो वो भी एक मायने है, उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि वो भले ही प्रेसिडेंट है या ब्रिजिंग है, लेकिन है वो अपने आप पर 100% भारतीय ही मानते हैं। तो इसलिए है ना एनआरआई की बात आज हम कर रहे हैं। और जैसा कि सर ने भी कहा इस पेज को यूज किया कि हिंदुस्तान, तो जो सवाल है वो है पहचान का, जो आइडेंटिटी है वो एक बड़ा सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में। जो वुमनलीकरण के दौर में हम रह रहे हैं और वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, वहाँ पे आइडेंटिटी आप देखिए कि इंडिया आएगी अभी जो राजनीतिक अभी जो हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है इंडिया में, हमारा अभी देखिए वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं। आई विल गो इनटू द पॉलिटिक्स, बट यू कैन रिलेट दैट आइडेंटिटी हैज आल्सो बिकम एन अ वेरी प्रिविलेज इशू अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो कला हो, सिनेमा में भी जो है वो आइडेंटिटी का सवाल आता है। तो जो एनालाइज वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी आइडेंटिटी जो है आप देखिए ना बहुत ही नेगेटिव बात है, लेकिन कई सारी स्टडीज हुई है जिसमें उन्होंने ये पाया है कि xenophobia इज ऑन राइज। एक जो अचानक के प्रति जो डर है हमारा अभी वर्गीकरण हुआ है, लेकिन वो डर जो है वो बढ़ रहा है। तो ये जो एक पहचान का जो सवाल है कि हम है ना ग्लोबल विलेज में तो रह रहे हैं जैसे मार्शल मैक्लुहान ने कहा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आइडेंटिटी है अभी मोर रिजिड। इसके अलावा लैंग्वेज है, हमारा हिंदी जो है वो भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इसी तरह की बात कर रहे हैं जो हिंदी कनेक्ट करती है, जो कि दूर के देशों में जो है दूर के पार देशों में जो रह रहे हैं। रिलीजन एक बहुत बड़ा कनेक्टिव फोर्स है। संस्कृति जो कि संस्कृति के ये सारे आयाम है, तो सांस्कृतिक तौर पे भी जो है वो सारा जो दिल जो है वो अभी भी जो है वो भारतीय संस्कृति में ही वो चैन ढूंढ रहा है। नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉमन हिस्ट्री और कॉमन फेथ कहीं डिसाइड होता है। तो वो जो नेशनलिटी की जो भावना है वो भले हमारे 2-3 जनरेशन से रह रहे हो लंदन में या फिर वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में, लेकिन या ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो अभी भी जो है वो अपने आप का वो जो कॉमन हिस्ट्री है या कॉमन फेथ है वो अभी भी है ना वो जुड़ा हुआ है। इसलिए एनालाइज जो है इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए कि आजादी से पहले मतलब आज से 100 साल पहले गाना भी है और 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो ये जो पूरा जो टॉपिक है इसको भी 100 साल पहले प्यार था। इस टॉपिक पे अगर ये जो है ये जो मूवी आई बिलेट के साथ जो है ये बांग्ला मूवी है। इस बांग्ला मूवी में बेसिकली कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कि आते हैं ब्रिटेन से आते हैं, कॉलोनियल काल था, ब्रिटिश का दौर था। तो ये ब्रिटेन से आते हैं और ये है ना बाबू साहब है, ये इन्होंने है ना इंग्लिश हाव भाव दिखा है। ये वेरी कहानी है और वो किस तरह से अपना जो कल्चर है वो इम्पोज करते हैं, जो ब्रिटिश कल्चर है वो इंडिया में इम्पोज करते हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा है अपने अध्ययन में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये उस वक्त थ्योरी है कि अंग्रेजों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कल्चरली जो है वो हम लोगों को मेन स्ट्रीम करें, जो स्टोरी है। तो ये सब ये जो फिल्म है ये उसी पे आधारित है, उसी को प्रेरित के तौर पर दिखाती है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें 70s में काफी फेमस मूवी आई पूर्व और पश्चिम, इसकी अक्सर जिक्र होती है। इस मूवी में बेसिकली क्या था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है
आपका पूरब का और पश्चिम का एक जो है इसको ना रिजम के तौर पे है ना देखता है वेस्ट, और फिर एक वेस्ट है जो अपने आप को लिबरल और मॉडर्न के तौर पे देखता है। हम जो है ट्रेडिशन को अध्ययन करते हैं, वो मॉडर्निटी को अध्ययन करते हैं। तो एक जो द्वंद है, एक जो ये जो फाइट कह सकते हैं आप, या एक तरह से जो कंफ्लिक्ट है, ये जो है दिखाया पूर्व और पश्चिम में, गुड वर्सेस बैड। इसमें जो पहले we don't have to become judgmental. वैसे काफी बड़ी बात कही योजना करने की, we don't have to give judgment, but this movie was a judgment कि भाई हम जो है वो गुड है, they are bad, ठीक है। तो ये एक परिप्रेक्ष्य ये मूवी थी जो कि आई, जो कि पश्चिम के मूल्यों को, पश्चिम के जो भी है नागरिकतावाद है उसको खारिज करते हुए हमारे जो मूल्य थे, हमारे जो नॉर्म्स थे, हमारी परंपरा थी, उसके वर्चस्व को उसको स्थापित करते हैं। देखिए आई उसके बाद ना 80s में आप सबको मालूम होगा, ये वो दिन थे जब सोशल मीडिया था नहीं, कुछ ना हमारे देश नहीं था, छुट्टी वाले दिन थे। तो उसमें है ना ये गाना काफी फेमस हुआ कि आई है हम बेबस लोगों को याद। अब देखिए शब्दों का बहुत महत्व है। अगर कोई शब्द लिख रहा है तो अभी मैंने पूरा गाना बजाया कि उसमें भी आऊंगा परवेश हो गया गाना है, तो बेवतन का मतलब क्या हुआ? ये सेंस ऑफ लूज जो है, आप दिखा रहे हो कि ना कि आपने देश को खो दिया है, ठीक है, आपको कोई वतन नहीं रह गया, तो आप वहां जाकर भी जो है आप एक लूजर हो, यू नॉट एन अचीवर। तो ये जो है इनकी सरकार, ये अगर हम देखें तो या तो वो द्वंद है, या फिर एक सेंस ऑफ आपने ना उसको, आप जाते हो विदेश, आपने अपनी मिट्टी को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया, आपने अपने देश को खो दिया। तो एक सेंस ऑफ आपका जो है डिप्राइवेशन है ना, आपको मूवी में दिखता है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैडम ने भी कहा शुरुआत में कि 90s के बाद का जो दशक का जो दौर आया है और जो अभी भी कायम है, वो दौर बहुत ही अनूठा है एनआरआई के लिहाज से, फिल्म और एनआरआई के लिहाज से, क्योंकि ये वो दौर था। देखिए मैंने पहले आप बात किया चीजें बदल जाती है, जो सांस्कृतिक चेतना है, मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, ये सब बदल जाता है। अब देखिए उदारीकरण आया है, आपने अपने आप को ना अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया, आपने अपने समाज को खोल दिया। अब है ना हमारे जो नायक है, तो नायक का मतलब क्या? हम जो है हम जा रहे हैं विदेश, हम सिलिकॉन वैली जा रहे हैं, है ना। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो बूम कर रहा है, और वो सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं, हमारे घर के बच्चे जो हैं, हमारे जो उस वक्त बड़े भैया थे, वो लोग जा रहे हैं ब्रिटेन, जा रहे हैं इंग्लैंड, वो यूएस जा रहे हैं, वो वहाँ पे जॉब्स ले रहे हैं, और सर्विस सेक्टर में इंडिया का एक सुप्रमिसी हो रहा है। तो इंडिया इज नाउ ना, इंडिया की जो हाइट है वो बढ़ रही है, भारतीय व्यवस्था जो है वो बढ़ रही है। वित्त प्रधानमंत्री के बाद की बात कर रहा हूँ, जो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री को नाम ने अपनाया। तो उसके बाद नायक, देखिए नायक का जो चेंज हुआ, मैं डिटेल में भी आऊंगा। नायक जो है वो विलायती बाबू नहीं है। विलायती बाबू जो है नेगेटिव पोजिशन है कि विलायत जो है वो हमेशा ये होता है कि भाई नेगेटिव है, आपने सब कुछ पश्चिम का अपना लिया। लेकिन अब है ना नायक को विलायती बाबू नहीं कहा जाता है, हाँ उसको परदेशी कहा जाता है। जैसे कि मैंने दिखाया परदेश मूवी में, मूवी का नाम परदेश है, विलायत नाम नहीं है। तो इन सब के नाम इज्जत के मायने ढूंढते होंगे। तो अब है ना वो भले ही है ना, वो हमारा शाहरुख खान जो है वो रह रहा है लंदन में, लेकिन उसका दिल जो है वो युवक है, उसका दिल जो है अभी भी हिंदुस्तानी है। और वो हिंदुस्तानी जो है, चाहे वो स्वदेश मूवी का मोहन भार्गव हो, मोहन भार्गव जो है वो भारतीय उपलब्धियों का प्रतीक है, वो नासा में काम करता है। तो ये चीजें हैं क्योंकि जब रिस्पेक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि ना वैश्विक समाज में भारतीय पहचान बन सकती है। इस भारतीय पहचान को जो है उसको स्टैब्लिश कर रहा है हमारा नायक, हमारा जो बॉलीवुड का जो हमारा जो हिंदी सिनेमा का जो नायक है, वो इन भारतीय उपलब्धियों को वहां पर रख रहा है। अब देखिए क्या उसके अगर आप किसी भी डाइसेक्ट करें भारतीय नायक को सिनेमाओं में, तो चाहे वो शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन है, या सलाम मूवी में सैफ अली खान है, उनको भी आप देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि वो सफल है, असफल की कहानी दिखा रहे हैं, सफल है, यानी कि सक्सेस है ना, इट बिकम्स है ना वन ऑफ द कंपोनेंट। देन वो राजपूत का जमाना भी चला गया है कि फिर भी वो गा रहे हैं कि मेरा जूता है जापानी, वो भी एक ग्लोबल
सॉन्ग था जिसमें सब कुछ जो है कई देशों का था, लेकिन वो है एक समाजवाद के प्रतीक के तौर पे राज कपूर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे समाजवाद का दौर चला गया है। अब जो हीरो है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वो यूके में है, वो एक टेक्नोक्रेट फैमिली, वो एक कैपिटलिस्ट है, लेकिन साथ में क्या है कि वो फैमिली वैल्यूज भी है ना। मैंने अभी बताया कि किस तरह से जैसे कि ये मूवी है कभी खुशी कभी गम, उस मूवी में आप देखिए कि किस प्रकार शाहरुख खान जो है he goes to London but he believes in family values, he believes in joint family। अब एक इतनी बड़ी डाइकोटोमी है कि 70s और 80s में हमारे जो भारतीय परिवार थे, समाज शास्त्र जो कहता है कि भारतीय समाज में जो परिवार थे उनका विखंडन हो रहा था। मैं खुद है ना न्यूक्लियर फैमिली में पढ़ा क्योंकि मेरी है ना माँ बाप बना और मैं ज्यादा कभी अलग रहते थे, जबकि उनके पिताजी अदरवाइज पार्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली। बट है ना वहाँ पे रियल लाइफ में आई वॉज पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नायक है, क्योंकि वो जो एनालाइज है वो उसको खो चुके हैं, वो है ना ये जो वैल्यू है ज्वाइंट फैमिली का, तो वो अपनी फिल्मों के थ्रू उसको पाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो धार्मिक है, जो हीरो है वो है ना ओम जय जगदीश, अरे है ना वो मूवी में गाना चल रहा है, या रघुपति राघव राजा गाना चल रहा है, तो उसका जो देशभक्त भी है। आप देखिए कभी कुछ के अंदर में एक सीन आता है जहाँ पे ना काजोल वो मैं डायलॉग भी आपको दिखाऊंगा। तो इसका कंप्लीट पैकेज है ना, ये इस तरह से जो है डायरेक्टर के बाद नायक का और कहानियों का एक उभर के सामने आता है। तो ये जो पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड है यहाँ पे लोगों का मूवमेंट था, अभी क्या हुआ कि ग्लोबलीकरण के बाद जो है मूवमेंट है ना बढ़ गया है। अभी काफी संख्या में लोग जो है, आप सभी मास कम्युनिकेशन में आप लोगों में से कई जो है वो जाएंगे विदेश, मौके काफी हैं मास कम्युनिकेशन में। तो अब क्या हुआ है कि आपका जो एक घर है भारत, वो है ना एक बहुत बड़ा है ना आपकी आइडेंटिटी का जो है वो पार्ट बन के उभरा है। तो वो होम जो है आप देखिए कई सारी मूवीज में जो है वो अपने रूट की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा डीडीएल के वो तुरंत आ गई थी घुमंडीकरण की शुरुआत में, तुरंत बाद आ गई थी, उसमें भी ये गाना है आप देखिए घर आजा परदेसी के रिश्तेदारों में। तो ये जो अमरीश पुरी हैं और ना वो पूरा छोड़ के चले जाते हैं, वो पंजाब में शादी करते हैं, तो ये पूरा जो है आपका जो घर की तलाश है ये एनालाइज के तौर पर चल रही है, और उसका रिफ्लेक्शन जो है हमको दिखता है भारतीय सिनेमा में। अब एक और द्वंद चल रहा है उसमें, एक तो ये हुआ, इसके अलावा एक और जो चल रहा है भारतीय सिनेमा में वो ये चल रहा है जो कि एनालाइज का देन है, वो ये चल रहा है कि उसमें भी दो अलग सिनेमा है। लंदन में अमरीश पुरी भी रह रहे हैं और लंदन में शाहरुख खान भी रह रहे हैं। अब अमरीश पुरी भी ना वो भारतीयता के ना रंग में लगे हैं और ना शाहरुख खान भी भारतीयता के रंग में लगे हैं, लेकिन जो अमरीश पुरी हैं उनको दिखाया गया कि भाई आप कंजर्वेटिव इंडियन वैल्यूज को कैरी कर रहे हैं, और जो हमारे शाहरुख खान है वो लिबरल इंडियन वैल्यूज को कैरी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं करूंगा ना अरेंज मैरिज, मैं भगा के ना शादी ना मैं नहीं करूंगा, लेकिन साथ वो बियर भी पी रहे हैं, वो बियर पीने के लिए तमाम है ना हटकंडे अपनाते हैं, उपक्रम करते हैं। तो ये जो द्वंद है ये भी चल रहा है वहाँ पे कि आपका जो कंजर्वेटिव इंडियन वैल्यूज है, कई सारी मूवीज में आप देखेंगे, इवन मोहब्बती में भी ना आपको ये बहुत ना देखिएगा सामने कि दोनों ही है ना, दोनों ही जो इंडियन वैल्यूज है। तो देखिए डायलॉग, ये सेकंड डायलॉग है उसका जिक्र किया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान की इज्जत क्या होती है, ठीक है। तो ही है ना ऑल्सो है ना जो इंडियन जो भारतीय मूल्य के तौर पर जो दिखाया जाता है कि महिलाओं की इज्जत जो है एक शारीरिक जो सुचता है उसकी बात करते हुए ना उसको ये रखते हैं, मजा रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी रोल चल रहा है, इसको हमें समझना होगा। अब इन मूवी से क्या होता है कि फाइनली जो है जो लिबरल इंडिया का जो इंडियन वैल्यूज है, जो कि उदारवादी भारतीय मूल्य है, वो इसकी जीत हो जाती है। और देखिए शाहरुख खान जो है वो काजोल को ना जीत लेते हैं, तो काजोल जो है उनको ना अमरीश पुरी छोड़ देते हैं कि जाके मैं क्या दिल में बहुत ही फेमस डायलॉग है ये डीडीएल मूवीज का, हम सब ये ना इसको अपने बातचीत के समय भी यूज करते हैं, कई बार यूज करते हैं। तो अब ये जो है फाइनली दिखाता है मूवीज में जो लिबरल इंडियन वैल्यूज है जो कि युवा वर्ग का है, उसकी जीत हो रही है इन मूवीज में दिखाता है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट ऑफ एनालाइजिंग इंडियन सिनेमा। अब देखिए मैंने भी इसका जिक्र किया कि जो परदेश मूवी है ये भी है ना बहुत ही बड़ा, अभी जब हम एनालाइज मूवीज की बात करेंगे इसको डायस्पोरिक सिनेमा कहते हैं। डायस्पोरिक सिनेमा की अगर बात करेंगे तो परदेश मूवी जो है अब दंगा नाम है,
गंगा नाम रखने का क्या मतलब है? गंगा जो है वो अपने आप में वो भारतीय संस्कृति का सिनोनिम्स है। अगर हम भारतीय संस्कृति को एक शब्द में कहें तो गंगा है। ठीक है, पूरा जो गंगोत्री से करती है गंगा तक जाती है। आज से नहीं, भागीरथ के जमाने से लेके आज तक जो है वो हमारी पूरी संस्कृति को, खासकर जो उत्तर भारतीय संस्कृति है उसको जो है उसकी विटनेस रही है। तो नाम देखिए चुना कितने का बखूबी चुना, तुम्हारे गंगा नाम चुना। इस गंगा को पाने का के लिए ना दो यहाँ पे भी कंफ्लिक्ट होता है। एक युवा है जो कि अभिष्मी का बेटा है, जो कि पाश्चात्य संस्कृति में डूबा हुआ है, पाश्चात्य मूल्यों को मानता है, और एक भारतीय संस्कृति भारतीय मूल्यों को मानने वाला शाहरुख खान है। तो इस मूवी का डायलॉग है कि अमेरिका में प्यार का मतलब होता है लेन देन, हिंदुस्तान में प्यार का मतलब है सिर्फ देना देना और देना, यानी केवल प्यार प्यार और प्यार, यानी कि भतीजिया मैना उस क्रम में जो है ये वो दिखलाता है। अब देखिए ना एक और जो है ना एस्टैब्लिश करता है कि आप भले ही ना लंदन में रह के आए, मैंने भी यूज किया कि ये प्रिंसिपल की बेटी है टीना और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई है, लेकिन है ना ये शाहरुख खान और काजोल कमेंट करते हैं कि आप देखो इसको हिंदी क्या आएगी, लेकिन वो न सिर्फ हिंदी बोलती है बल्कि वो एक जो भजन है हमारे ना घर में बोले जाने वाला भजन जो है ओम जय जगदीश हरे, जो कि आरती है भगवान शिव की, उसको है ना वो गाती है ओम जय जगदीश हरे। तो ये वही जो मैंने पहले कहा कि लीडर से जो है अपने आप को जोड़ने की जो मशक्कत है वो अनुयायी जो कर रहे हैं उसका ये रिफ्लेक्शन जो है वो हिंदी सिनेमा में देखने को मिल रहा है। ये कुछ मूवी का ये चीज है। अब देखिए कभी खुशी कभी गम में एक सीन आप लोगों ने मूवी देखी होगी कि देशभक्ति का वो जो विश नाम है उसका वो अटक जाता है और वो अपने ना जो भी उसको कोई का जो लाइन था वो उसको गा नहीं पाता है, लेकिन फिर वो देश वो राष्ट्र गान है उसको गाता है और उस राजस्थान तक सभी पहले क्योंकि भारतीय जो माँ मौसी और पिताजी हैं उसके वो खड़े होते हैं और उसके बाद पूरा जो वहाँ पे जो विदेशी जितने भी अंग्रेज हैं वो सारी चीजें खड़े हो जाते हैं। तो एक जो भारतीय जो नेशनलिज्म है उसको आप देखिए किस तरह से जो है वो अगेंस्ट के थ्रू जो है भारतीय सिनेमा में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा आयाम है जिसको समझना होगा। इसी मूवी का देखिए डायलॉग है जो कि काजोल बोलती है जब एक बच्ची जो कृष्ण बहुत होती है वो आती है सुबह सुबह और उसकी माँ को छोड़ जाती है, तो काफी व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है काजोल की सुबह सुबह हर जगह देखा गायिका लोग लीजिए आपकी होने वाली बहू जो बच्ची को कह रही है आज मैं तुझे कॉन्टेस्ट चाहती हूँ मैं देश की धरती तो ना उले उले इधर मुझे मैं देश की धरती हमारा देश हमारा धर्म हमारी संस्कृति हमारे सारे जहाँ से अच्छा हिस्सा हमारा। देखिए ये डायलॉग है ये ना बहुत ही सजल वे में बहुत ही है ना सूक्ष्म रूप से हमारे मनोमस्तिष्क में हमारा प्रभाव डालते हैं। हमने लास्ट बार डिस्कशन किया था तो हमने कंटिन्यूएशन थ्योरी की बातचीत की थी, हमने और थ्योरी की बातचीत की थी, हमने डो जोन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्रेंस हमने बातचीत किया था कि किस प्रकार धीरे धीरे से ना कि सारे जो है आपके अंदर जो है से आपकी चेतना का निर्माण करते हैं विकास करते हैं। तो देखिए ये जो राष्ट्रवादी चेतना का जो विकास हमेशा हो रहा है उसमें देखिए अनलाइज का जो देन है ये आपको समझना होगा। बहुत ही खूबसूरत मूवी स्वदेश, ये स्वदेश भी जो है वही जो रूट को अपने जड़ों को ढूंढने की जो कोशिश होती है वो है ना इसमें मोहन जो भार्गव है हमारे जो नायक है मूवी के नाम का साइंटिस्ट है वो दो जी रहे हैं। एक तरफ वो ना वो अंतरिक्ष को पता कर रहे हैं, एक तरफ भारतीय समाज है जो अभी भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है और बहुत ही कई मायनों में जो है वो जो ग्रामीण भारत खासकर है उसमें बिजली नहीं पहुंच पाई है, कई सारी बुनियादी समस्याएं हैं। तो उस वर्ल्ड को जो है वो जी रहा है और वो वापस जैसे कि ठीक है उसमें वैवाहिक तो वजह थी अमरीश पुरी के घर लौटने की, इसकी वजह जो है वो ज़्यादा बुनियादी है जिसमें हीरो वापस घर लौटता है तो उससे वो भारत का वो जगह दिखता है। तो ये भी एक तरह काफ़ी अहम मूवी है। अगर हमें जो एनालाइज का जो रिसर्च है ये नंबर जानना है ये मूवी हमें देखनी होगी। अच्छा सारी चीज़ों को
ना जो हमारी जो फेमस जो बुक है सेकंड मैं उसी उठाया हूँ। जो हमारी महिलाएं हैं वो कहाँ है इस पूरे विमर्श में। तो आप देखिए कि हमने पहले भी देखा कि इवन डीडीएलजे इसको काफी है ना प्रोग्रेसिव मूवी माना जाता है। उसमें भी काजोल की क्या हैसियत है? काजोल जो है उनको हम किस तरह काजोल के पिताजी हैं जिनके लिए बेटी जो है उसकी इज्जत का प्रतीक है। एक उनके ना कुलदीप जी है जो कि ना मंगेतर है जिनके लिए वो एक ना ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स है। और हमारे जो हीरो साहब है उनके लिए भी जो है वो भारतीय परंपरा और भारतीय निष्ठा की वो प्रतीक बन जाती है। तो ये जो शर्म लिहाज और इज्जत है यानी कि श्री मोडेस्टी और लिहाज और मोडेस्टी लगभग वो यही हुआ। तो ये जो शेम और मोडेस्टी है क्या भारतीय महिलाओं की सदारीकरण के दौर में या भूमंडलीकरण के दौर में महिलाओं की यही डिपिक्शन होना चाहिए भारतीय सिनेमा में? ये भी एक सवाल जो है क्या ये जो चेंजेस आए जो हीरो जो है ठीक है वो भारतीय ब्रांड का जो है वो प्रतीक बन के उभरा है वो स्पेशल क्या वो दिखला रहा है वो सफल है वो पूंजीपति है। लेकिन हमारे महिलाओं की क्या स्थिति है उन सिनेमाओं में? ये भी तो हम बात करना चाहिए हमें कि हमारी जो महिलाएं क्यों है ना आप उम्मीद कर रहे हो कि है ना कि एक महिला की अमेरिका का ऑक्सफोर्ड में भी ठीक है अगर वो उनकी शर्ट गा रही है लेकिन अगर वो मिनी स्कर्ट पहन रही है और कहीं ना कोई मिनी स्कर्ट ही पहन रही है तो किस तरह से भारतीय संस्कृति को है ना पर वो हमला हो गया। ये बातें जो है इस पर जो है हमें बात करने की जरूरत है। इसमें एक बार और जो है हम क्योंकि मेरा पूरा बचपन जो है वो 90s का रहा है और मैं शाहरुख खान की सफलता के साथ साथ बड़ा हुआ हूँ। तो मैं इस बात का विटनेस हूँ कि जो शाहरुख खान है वो अल्टीमेट एनआरआई हीरो है। तो शाहरुख खान की जो पूरी जो उनका जो स्क्रीन पे जो पूरा विकास होता है का जो इवोल्यूशन जो है उस इवोल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो आप इजीली है ना आप पा सकते हैं कि एनआरआईज का 90 जो संस्कृति है उनका भारतीय सिनेमा में क्या प्रभाव पड़ा। मैस्कुलिनिटी का अगर सवाल अगर हम बात करें मैस्कुलिनिटी जो है क्योंकि 70s में जो मेरे जो फादर का जो दौर था when he was young या मरुदा सर जो है ना बात करते हैं कि वो रिसेप्शन कॉलेज में थे तो वो जो 70s का दौर था वो एंग्री यंग मैन का दौर था। उसमें ना अमिताभ बच्चन जो है वो व्यवस्थाओं से टक्कर लेते हैं वो सिस्टम से ना भिड़ जाते हैं वो है ना एंग्री यंग मैन है। लेकिन हमारा जो शाहरुख खान है मेरे पीढ़ी का जो हीरो है और एनआरआई हीरो है वो टक्कर नहीं ले रहा है वो हमारे मूल्यों को जो है वो पूरे विश्व में स्थापित कर रहा है। तो ये आप देखिए मोहब्बत फिल्म का सीन है ये शाहरुख खान की यहाँ भी होती है। तो ये जो है 70s से 90s में जो पॉलिटिक 2000 में भी ये देखने को मिला ये पूरा और अभी भी देखने को मिल रहा है। ये पूरा जो है हमारे जो बदलते जो अर्थव्यवस्था है और उसके जो सांस्कृतिक राजनीतिक सामाजिक उन सारे जो चेंजेस हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके पीछे हमें समझना होगा। पहले अस्सलाम नमस्ते का बहुत ही लैंडमार्क मूवी है इस पूरे डिस्कोर्स में। आप देखिए कि जो मूवीज बननी शुरू हुई भूमंडलीकरण के दौर के बाद तो मोस्टली जो है अस्सलाम नमस्ते हो गया नमस्ते लंदन हो गया पटियाला हाउस एक मूवी है ना बन गया काफी सुंदर मूवी है अनुष्का शर्मा जी है उसमें विश्वपुर है काफी सारी मूवी है। पहले लास्ट टाइम बात किया था लव आजकल की बातचीत की थी। तो सारी मूवीज में जो है जो प्लॉट जो हीरो हम तुम एक मूवी है एक मूवी आई ये सारे जो प्लॉट है कम्बख्त इश्क मूवी है ना आई ये सारे मूवीज में जो प्लॉट है दे आर ऑफ है ना वेस्ट और दे आर ऑफ है ना एब्रॉड और ऑस्ट्रेलिया का भी अस्सलाम नमस्ते में प्लॉट है। तो इन सब चीजों ये तो अब आप देखिए कि किस तरह से जैसे जैसे भूमंडलीकरण का दौर बढ़ रहा है भूमंडलीकरण की राजा भी बढ़ती है 90s के बाद वैसे वैसे सिनेमा पे उसका प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हमें भारतीय सिनेमा के एनालिसिस से भी व्यक्त हो रहा है। अब इस ने बताया कि भाई अनमैरिड कपल का ये तो भारतीय मूल्य नहीं था लेकिन न भारतीय मूल्य लेकिन किस तरह से जो एनआरआईज के जो वैल्यू सिस्टम है एनआरआईज के जो लाइफ में जो कंफ्लिक्ट आ रहे हैं वो हमारे सिनेमा में अब विकसित होने शुरू हो गए। अब वो डिटेल के जमाना चला गया जहाँ पे ना वो दैहिक शुद्धता और पवित्रता की बातचीत हो रही थी। अब 2000 के बाद जो है नया डिस्कोर्स शुरू हो गया वो जो फील कर रहे थे वो जो है ना जिस तरह द्वंद्व में जी रहे थे वो भारतीय सिनेमा उसको जो है डिपिक्ट करता है उसको दर्शाता है। तो उसमें
जैसे कि ना कोहैबिटेशन है ना, लिव इन रिलेशनशिप है, या शादी से पहले सेक्स बहुत बड़ा इशू हमारे समाज का है ना, अभी भी है ना टैबू है, हम बातचीत नहीं करते हैं। या फिर है ना या शादी के जो संस्था है, शादी जब हम सब जानते हैं कि समाज का जो इस्लामी संस्था है शादी, उसके है ना बाहर जाके बच्चे पैदा करना। एक मूवी आई थी हनी रानी की, मूवी आई थी क्या कहना, उसमें ना हीरोइन जो बड़ी इंटा रहती है वो है ना बच्चे वो बोलती कि नहीं मैं ना बच्चे पैदा करूँ, ठीक है। तो इसमें तो मूवी आ रही थी ना, लेकिन ये सारी जो मूवीज हैं ये आनी शुरू हो जाती है 2000 के बाद, 2005 के बाद जो है ये मूवीज आनी, लाल मस्त के बाद ये मूवीज आनी शुरू हो जाती हैं। और आप देखेंगे कि वो जो मूवीज हैं वो समय से आगे चल रही है। हमारा समाज उसको हम लोग फेल कर रहे हैं, उसको कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। मैं एम आई ऑडिबल, क्योंकि ना मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या मैं ठीक है मैडम, क्योंकि मैंने मेरे सामने स्क्रीन है तो मुझे लगा कि कहीं मैं ना बहुत ही जी शुक्रिया मैम। तो अब देखिए क्या है कि अभी सर ने जो बातचीत की कि अभी लिव इन रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, तो देखिए ये पूरे जो सवाल है ये सवाल जो है नैतिकता का सवाल है। और नैतिकता जो है अगर आप बातचीत करें संविधान की, क्योंकि हमारा जो देश है वो चलता है संविधान से, और संविधान का जो मौलिक अधिकारों का जो भाग 3 है उसमें जो हमारा जो बिल कहाँ से बन रही है और क्यों बन रही है, उसको जो आजादी मिलती है वो मिलती है अनुच्छेद 19 के 1 के ए से, और 19 का 1 का ए का जो लिमिटेशन है वो उसमें एक लिमिटेशन जो है वो है नैतिकता, वो नैतिकता लिमिटेशन है। आप किसी की मना नहीं कर सकते हैं, आप देश की सुरक्षा पे सवाल नहीं खड़ी कर सकते हैं, तो मूवी के बनेगी तो देश की सुरक्षा पे सवाल नहीं कर सकती हैं, उस न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकती हैं। उसमें एक सवाल जो है जो कि रेस्ट्रिक्शन है सारे नागरिकों पे, वो आप पे भी है, मुझ पे भी है, वो प्रेस पे भी है, वो सिनेमा में भी है, वो है नैतिकता का। तो नैतिकता तो बहुत ही है ना देश का है। नैतिकता का क्या मायने है, नैतिकता किसी के नैतिक आप देखिए ना, मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। ये पूरा लिविंग का जो पूरा जो डिबेट है, जो कि ऑनगोइंग डिबेट है, जो 2005 में इस्लाम रास्ते में दिखाया गया और 2021 में 2025 आने वाला है, हम लोग लगभग 15-16 साल आगे चले गए हैं। इसके बाद भी जो लिविंग की जो नैतिकता है, मुझे याद है जब मैं JNU में था तो मैंने ना इस पर डिबेट किया, मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था, और उसमें मैंने लिविंग रिलेशनशिप की मैंने ये 2005 की बात है, मैं मस्ती करने डिबेट किया था, और मैंने इसको मतलब आई वाज इन फेवर ऑफ लिविंग रिलेशनशिप बिकॉज़ आई वाज ए स्टूडेंट। बट नाउ when I am in marriage relationship, when I am in a married life, when I am a father of a daughter, मेरी बच्ची की 2 साल की है, लेकिन अब वो नैतिकता का सवाल तो मैं कैसे देखता हूँ, ये भी अपने आप में एक बंद है। तो हर है ना, चूंकि अभी आप छात्र हैं, विजय सर जो है वो बना हमारे सीनियर है, मैडम सीनियर है, तो सबके अंदर नैतिकता जो है बहुत ही सब्जेक्टिव मामला हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सर ने कहा कि लिविंग का क्या स्टेटस है, तो अभी ये 18 मई की बात है, 18 मई 2 महीने पहले भी 1.5 महीने हुए हैं। 18 मई को पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जो है वो कहता है कि जो लिविंग रिलेशनशिप जो है वो मोरली और सोशली अनएक्सेप्टेबल है। यानी कि जो इस्लाम नमस्ते मूवी हम देख रहे हैं और तमाम मूवी में आपको दिखा रहे हैं कि जो अपना शादी के रह रहे हैं, कई मूवीज आ रही है जिसमें ना हीरो शादी के रह रहे हैं, वो ना वो अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं और बकायदा सब कुछ शेयर कर रहे हैं, मतलब कि उसके बीच में सारे संबंध हैं, और ना विवाह का जो संस्था है उसको नहीं अपनाया है। तो ये अभी देखिए 18 को जजमेंट आया, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कह रही है कि जो भागा हुआ कपल है जो कि सुरक्षा की डिमांड कर रहा है, उससे जो है उसको अगर चाहिए सुरक्षा तो वो शादी कर ले, हम उसको जो है हम उसको प्रोटेक्शन देने की जो उनकी जो याचिका को खारिज कर रहे हैं। ये 18 मई को हो रहा है। तो ये जो हम सभी जानते हैं कि आफ्टर हाई कोर्ट डिवीजन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, तो वो जो कपल है वो कपल इन अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में, भी क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट वो करे नो टू इस्लाम नमस्ते, ये करे यस टू इस्लाम नमस्ते। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अनुच्छेद 21 जो है जो आपको जीने का अधिकार देता है और हमारे जो अधिकारों में दूसरा अधिकार है वो तो खारिज हो गया। भाई वो चीज वो शादी नहीं कर रही है, लेकिन वो है ना उसको आजादी तो है जीने की, और कैसे कि वो ये तय करेंगे वो। तो आप देखिए कि जो 2005 का डिबेट था इस्लाम नमस्ते का, जो एनालिसिस देना है विमर्श भी है ना, हमें तो
शुक्रिया कहना चाहिए है ना अनायत का इस मायने में कि उन्होंने जो डिबेट शुरू की 2005 में वो अभी तक चल रहा है और है ना वो है ना हमको जागरूक कर रहा है कि भाई हमारे समाज के, क्योंकि अल्टीमेटली है ना हम देखेंगे कि अमलीकरण का एक नाम से वो अमलीकरण भी है, समाजशास्त्र कहता है। तो ये जो पूरा अमलीकरण जो है तो चूंकि वो वहाँ पे आप ले रहे हैं, पहले ही मूवी बना के हमारे सामने रख दे रहे हैं। तो ये कोर्ट ने जजमेंट दिया, ये जजमेंट है ना अभी 2 दिन पहले आया है। वो मतलब सिर्फ जजमेंट देता है मतलब 1 महीने के पहले का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई ये सवाल जो है वो लाइफ एंड लिबर्टी का है। तो लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है तो है ना हम है ना जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको खारिज कर रहे हैं और पुलिस को निर्देश देते हैं कि वो इस लिविंग कपल को वो दे सुरक्षा। अब आप देखिए कि ये एक लीगल मैटर है और वो मेरा सिनेमा का मैटर है, लेकिन किस तरह से इंटरवाइंड है सब सारी चीजें जो है। और ये खूबसूरती मास कम्युनिकेशन की है जो इसमें मैडम पढ़ाती हैं या फिर मैं इसका छात्र हूँ, हम सभी इसके छात्र हैं। ये उसकी खूबसूरती है कि आपको ये दृष्टि मिलती है जनसंचार से कि आप सीमा को देख रहे हो, आप है ना जो न्यूज फॉलो करते हो, आप तो न्यूज जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हो, तो आप है ना ये भी देख रहे हो कि किस तरह से जो है कि ये जो डिस्कोर्स शुरू हुआ लिविंग रिलेशनशिप पर ऊपर डिबेट चल रहा है वो न्यायालय में चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कल हो ना मूवी आई, कल हो ना मूवी में आप लोग सबने देखी होगी, नीति आप लोग देख लीजिए। अगर हम लोग इस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं तो उससे नया तरीका आ गया, वो था होमोसेक्सुअलिटी। ये बात सत्य है कि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, कोई भी पारंपरिक समाज जो होता है वो होमोफोबिक होता है, यानी कि समलैंगिकता को जो है वो अस्वीकार करता है, क्योंकि इससे धार्मिक वजह नहीं है। जो है ना हमारे जो एक सुपर हमारा जो स्ट्रक्चर डेवलप है दिमाग का, हमारे बुनियादी जो पूरा ढांचा तैयार किया जाता है, मानसिक ढांचा, सामाजिक ढांचा, उसमें कोई भी एबरेशन को स्वीकार नहीं जाता है, चाहे वो एबरेशन लिविंग का हो, चाहे वो एबरेशन होमोसेक्सुअलिटी का हो। सेक्सुअलिटी बड़ा क्वेश्चन है, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा खुद का हो, मेरा भाई IIT पवई के पास करके अभी कनाडा में है और ना वो 3 बहनों के बातचीत हुआ, 3 बहनों के बाद हुआ था उसका जन्म हुआ, काफी लाडला का परिवार था और उसने ना एक IIT पवई जाके उसने डिक्लेयर करके किसी तक गए, ठीक है। तो क्या है ना मेरे घर में प्रोग्राम मत किया, मैं IIT असफल था तो मैंने IIT कंप्लीट नहीं कर पाया, मेरी माँ ने कहा कि अच्छा पिछलेगा तो ये नहीं। तो ये जो पूरा सवाल है होमोसेक्सुअलिटी का, ये है ना ये इसको आप है ना टैबू बना के नहीं दे सकते हो। तो कल हो ना हो मूवी आई, ठीक है, उसको बड़े ह्यूमर तरीके से दिखाया कि जो कांता बेन है वो जब भी देखती है शाहरुख और सैफ अली खान को, तुम्हें लगता है कि ये दोनों गे कपल है, ठीक है। तो बहुत ही ह्यूमर से मैंने दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली ये जो बात है जो समाज में होता नहीं है, लेकिन बाकी जो विदेशों में चल रहा था वो है ना वो भारतीय समाज, भारतीय दर्शकों तक पहुंचता है। तो किस तरह से नए, अब देखिए किस तरह से जो 90s के बाद भी जो है एक वो जो पुराने वैल्यूज थे वो धीरे जा रहे हैं और नए वैल्यूज जो है वो अंदर में समाहित हो रहे हैं भारतीय सिनेमा में। अब आप देखिए कि ना कल हो ना हो में दिखाया, बहुत ही सॉफ्ट दिखाया, दोस्ताना मूवी आते दोस्ताना मूवी आते जो है वो होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक ना कॉमन एक पब्लिक डिस्कोर्स हो गया। और ना जो प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड को छोड़ के जो है हमारे जॉनी इब्राहिम और अभिषेक बच्चन जो है वो एक दूसरे को वर्णन करते रहे। तो अब ड्राइंग रूम की बात हो रही होमोसेक्सुअलिटी की। अब देखिए कि ये मूवी ना 2008 में आई और इससे पहले ना कल होना हो ना 2003 या 4 में आई थी। तो वो जो 3 की मूवी थी और 2008 की मूवी थी, और अभी देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि गे सेक्स जो है, जो एडल्ट गे सेक्स है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में कहा 8 कहा 18, सिनेमा कितने आगे चल रहा है, उससे पहले चल रहा है। 2018 से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसको डिक्लेयर किया था जस्टिस शाह ने, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2018 में जजमेंट दिया एडल्ट गे सेक्स जो है वो है ना वो सेक्शन जो 377 है भारतीय दंड संहिता का, वो ऑफेंस नहीं है। अगर कंसेंसुअल है, अगर अगर आपस की सहमति के साथ अगर सब लैंगिक समझ रख रहे हैं तो वो है ना अपराध नहीं है। तो आप देखिए कि दोस्ताना जो है वो नो मोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नो मोर है ना इलीगल। तो ये जो है संघ ने भी दिया कभी अंतना कहना का,
ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, हमारे जिसमें इंडियन पेनल कोड की बातचीत कर रहा था, उस इंडियन पेनल कोड में और जो हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड है, उसमें जो एडल्टरी है, यानी कि अगर आप है ना अपनी वाइफ को संपर्क आते हैं, ठीक है, जब पत्नी समझ बनाती है, तो वो है ना एक क्राइम हो, उसमें क्राइम माना गया। तभी का मूवी ना आई, उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एडल्टरी को जो है वो बहुत ही प्रमुखता के साथ बोला। हाँ, इंडिया में मूवी बिल्कुल फाइन, लेकिन है ना विदेशों में काफी हिट रही है, नई में काफी हिट रही है मूवी। और लेकिन जो विमर्श है, मेरा काम ये भी होता है कि विमर्श छेड़ देना, उससे विमर्श छेड़ा। अब देखिए ये मूवी है ना, ये मूवी विमर्श छेड़ती है। 2006 में ये मूवी आई थी और 2018 में 12 साल के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 497 है, जिसमें ना एडल्टरी को पनिशमेबल ऑफेंस बना दिया था, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और उसको खारिज कर दिया। तो हम देखिए ये सारे जो प्रभाव है, ये लीगल हो चाहे सांस्कृतिक हो, हमारे जो समाज में ये जो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ये ना प्रोलिफरेशन जो है, ये तो वेस्ट से या फिर ना हमारे जो एनआरआई जो रह रहे हैं विदेशों में, उन्हीं की तो ये धीरे कही जाएगी। अब है ना इसी बीच में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। अगर है ना 90s के बाद पेट्रियार्कल हीरो था, तो अब देखिए मूवी आई क्वीन, आप देखिए वो जाती है ब्रिटेन में, जाती है वो जाती है पेरिस जाती है और यूरोप जाती है, एम्स्टर्डम जाती है, और वो जो इंडियन जो एक्ट्रेस है वो वहाँ पे जाके लिव्स इन शेयर्ड अपार्टमेंट। तो अब देखिए ना, अब किसी को एतराज नहीं है, मूवी देखती है, कोई उनकी फेवरेट मूवी है, ठीक है, वो जनरेशन पहले की है, या कोई मूवी ना इज हिट इन दिस कंट्री। तो अब धीरे जो है, अब आप देखेंगे कि जो मैस्कुलिनिटी है वो डिक्लाइन कर रही है, और जो इश्यू है फेमिनिज्म का, कि केवल सबॉर्डिनेट नहीं, आप केवल शालीनता की, आप इज्जत की प्रतीक बन के नहीं रह रही हो, आप एक इंडिपेंडेंट लेडी होकर रह गई हो। और जैसा कि मैडम ने भी है ना अपने बातचीत के समय में ना जिक्र किया और आप का, तो आप जब भी है ना हम डायस्पोरा की बातचीत करेंगे, तो ये जो तीन जो हमारे सुपरस्टार डायरेक्टर्स हैं, हमारी काफी फेवरेट है, बे नायर को मैं काफी पसंद करता हूँ। तो बे नायर जो है, या गोविंदा चड्ढा हो गई या दीपा मेहता हो गई, ये तीनों ने जो कमाल के है ना काम किया है, जो डायस्पोरिक सिनेमा है, और जो उसमें जो फेमिनिज्म का जो इशू है, ये मूवी 2001 में आई थी, मेरी फेवरेट मूवी है ऑल्सो वेडिंग। ये काफी कॉम्प्लेक्सिटी, एक समाज है, एक परिवार है, जिसके परिवार में काफी एफ्लुएंट फैमिली है। दिल्ली में एक शादी होती है, तो स्टैट वेडिंग है ना, जिसका बिलीव करते हैं हम सारे इंडियन। अभी नेटफ्लिक्स पे ना बहुत सारा चर्चित इंडियन मैच मेकिंग करके है ना एक आया नया वेब सीरीज आया, वो देखिएगा। अभी भी जो है 2021 में जो है मैच मेकिंग इज पार्ट ऑफ बना आवर इंडियन कल्चर ट्रेडिशन। तो इस तरह से जो है ऑल्सो वेडिंग में जो उसके जो नसरीन शाह है और उनकी बेटी की शादी है, और तमाम जो रिश्तेदार आ रहे हैं दुनिया के कई लोगों से आ रहे हैं, और एक जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो वैल्यूज को लेके संघर्ष चल रहा है, तो कई बहुत ही सचल वे में ना बहुत ही बेहतरीन ढंग से बेना ने मूवी में दिखाया है। मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट भी है, मूवी आप जरूर देखिएगा। मेरा दिखाई होगी अभी हाल ही में उन्होंने बीबीसी के लिए एक मूवी बनाई, एक नॉवेल है विक्रम केर की अनस्टेबल बॉय, उसका उन्होंने नॉवेल पे उन्होंने एक धारावाहिक बनाया है जो कि विकसित के लिए है, आप देख सकते हैं, बीबीसी में भी आपको मिल जाएगा वो। इस तरह से जो उसमें भी देखिए एक महिला है जिसके पास कई अवसर हैं, ये बहुत ही कम होता है कि महिलाओं को अवसर मिले, 4 अवसर, उसके पास 4 ऑप्शन है, उसमें कंफ्यूज है किसे चूज करें। तो ये जो सवाल जहाँ पे महिलाएं सशक्त हो, ये भी तो चाहेंगे हम कि महिलाएं जो है जो समाज का जो है ना केवल बेहुदा कहती है सेकंड सेक्स या फिर ना, क्योंकि हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन है, वो केवल पेट्रियार्की सोसाइटी का सबॉर्डिनेट करके नहीं रह जाए, जो कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में जनरली होता है। उसके अलावा उसके इधर जो है ये भी एक एस्पेक्ट है जो बीएनआर के सिनेमा, ठीक है, व्यवसायिक रूप से ना ये मूवीज ना या शेखर कपूर की मूवीज जो है वो व्यवसायिक रूप से काफी नहीं चलती हैं, लेकिन वो जो विमर्श है, क्योंकि हम सभी जो है ये पार्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, हमको किसी भी है ना पुलिस से ताल्लुक रखते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी शनिवार को जो है इन मूवीज के जो बीएनआर की मूवीज है या ब्रिटिश की मूवीज है, राइट एंड मूवी है, उसको है ना हम उसको देखते हैं, हमसे विचार करें। दीपा मेहता काफी क्रांतिकारी मूवी बनाती हैं,
और इनके मूवीज में जो है आपको दिखेगा, इनके मूवीज में भी दिखता है एंड की जो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का जो क्लैश है वो आपको दिखेगा। आप बाकी देखिए, आपको पूरा साफ तौर पर दिखेगा कि जो हीरोइन है किसी और से लव कर रही है, लेकिन वो जा रही है अरेंज मैरिज करने के लिए। एक क्लैश है, एक मोरालिटी का सवाल आपको दिखेगा, सेक्सुअलिटी का सवाल दिखेगा आपको, क्योंकि वर्ल्डिकल से जो चीजें कॉम्प्लेक्स हुई हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो आपको चीजें दिखेगी, कम्युनिज्म दिखेगा आपको, जो सांस्कृतिक आपकी जो पहचान है जिसमें बातें की है इस पूरे दौरान, वो सारी चीजें जो है आपको वो इन हीरो की मूवी से दिखेगी। तो ये सारी बातें जो है ये अभी आज का जो हमारा जो टॉपिक है काफी समुद्र है। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है उस पर बातचीत करूँ। इस पर तो इतनी बातचीत हो सकती है कि हमारे पास जो है बहुत कम पड़ जाए, और इसमें भरोसा करो और मैम अभी हमें सुनना है कि कैसे वो इस पूरे डिबेट को देखती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने इस पूरे डिस्कशन को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे देता। शुक्रिया आनंद, और इतने अद्भुत अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अद्भुत शोध के लिए। और मैं अपनी प्लान ही कर रही थी कल एप्रिसिएशन के एक वर्कशॉप का, मैं एक प्लान ही कर रही थी, तो मुझे एक नई उसमें नए डायमेंशंस के तौर पर आज आपका जो वक्तव्य है वो भी इस रूप में मिलता है। और मुझे लगता है कि मल्होत्रा सर ने जिस तरह से एक फिल्मों के उल्लेख करते हुए एक जो पूरा क्रम क्रिएट किया, और उसके बाद आपने पूरे विशाल समुद्र में जिस तरह से गोता लगाया आंटी, और आपने जो मुद्दे उठाए इस ग्लोबलाइजेशन के चलते, यानी अगर हम ये देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, वो हमारा पिछली शताब्दी से उन गरीब मजदूरों के रूप में, किसानों के रूप में होता है जो ब्रिटिश सरकार लेके जाती है, गुयाना है, फिजी है, मॉरिशस है। तो एक हमारी यात्रा डायस्पोरा क्रिएट होने की वहां से शुरू होती है। ये डायस्पोरा हमारा क्रिएट हो रहा है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक हमारे देश से लड़ने जाते हैं युद्धों में विदेशी भूमि पर, और फिर वहां पर काफी वहीं पर बस जाते हैं, और फिर उसके बाद व्यापार के लिए गुजराती है, पंजाबी है, वो जाते हैं, और फिर वो हमारा IIT, IIM या हाईवे जो टेक्नो ट्रैक जो वर्ग है, युवा वर्ग है, वो जा रहा है। और अब चाहे प्लम्बर हो, चाहे कोई भी हो, वो एक बेहतर भविष्य के लिए विदेश जा रहा है। तो पहले जहाँ रामचंद्र मानस अपने देश से जोड़ने का एक साधन था, उसके बाद सिनेमा और क्रिकेट एक माध्यम बन गया अपने देश से जुड़े रहने का उन अप्रवासियों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो वहां जाकर के अपने देश जो अपने बेवतन होने की बात कही, उस बेवतन से बावतन होने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके चलते सिनेमा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक टूल आता है, और जिसको वो देखते भी हैं, फिर उसको ग्रेजुअली वो कंट्रोल भी करते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि पहले फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के 5 फिजिकल टेरिटरीज होती थी, लेकिन वो 5 टेरिटरीज जो हैं अब उसमें वो पीछे हो गई है, और सबसे इम्पोर्टेंट NRI जो राइट है टेरिटरी, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गई है। इसलिए अब ग्लोबली प्रीमियर होता है फिल्मों का, ग्लोबल और वर्ल्ड प्रीमियर होते हैं। तो वो किस तरह से कंटेंट को भी रूल कर रहे हैं, और कंटेंट रूल करने से वो जो चीजें यहाँ के रूल से मिस कर रहे हैं उनको वो यहाँ पे वापस री-इन्फोर्स करने की भी कोशिश हो रही है। उनका लाइफस्टाइल भी आ रहा है, साथ ही इसके साथ इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी भी आ रही है कि हमारा जो साउथ का सिनेमा, हमारा रामोजी राव फिल्म स्टूडियो या दूसरे जो है, वो किस तरह से एनिमेशन, ग्राफिक्स या डबिंग, हॉलीवुड सिनेमा, इन सब के लिए काम करने लगते हैं, और वो हमारे इंडियन सिनेमा में भी दिख रहा है। तो एक तरह से पूरा
ये आज हम कहें कि सबसे ज्यादा महत्व हमारा इस NRI का है, डायस्पोरा का, जो हमारे हिंदी सिनेमा के कर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि मल्होत्रा सर के आनंद में जो बातें थी, आनंद में जो बातें थी, चाहे वह जैसे उन्होंने गे रिलेशनशिप पे बात की, लेसबियंस पे बात की, तो और करण जौहर की जो तमाम फिल्मों पे बात की, हालांकि मेरी तरफ से रिजर्वेशन है उनको लेकर के, लेकिन फिर भी जिनका सारा सिनेमा है, दरअसल एक तौर पे ये भी समझती कि उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए भी बनाई है अपने एक्सेप्ट बनाने के लिए भी बनाई है। चल इसको मैं थोड़ा सा लाइटर उसमें साइड में बात कर रही हूँ, इसको ऑफिशियली ना समझा जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर के कुछ फिल्में उन्होंने बनाई है स्पेस में। खैर, तो मेरा मुद्दा केवल इतना है, जैसे सलाम नमस्ते की बात बार बार हो रही है, या लिविंग रिलेशन की बात जो बार बार होती है, तो लिविंग रिलेशन हम ये देख रहे हैं, आपने हाई कोर्ट के जजमेंट को भी कोट किया। अगर दो फंडामेंटल राइट्स का क्लैश होता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा प्रिवेल करता है। आर्टिकल 19(1) भी करेगा या 21 करेगा, ये भी इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट हो जाता है, जजेस के ऊपर आ जाता है कि दो क्लैश करते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा केवल इतना है, मैं बहुत बुनियादी दृष्टि से मैं चीजों को देखना चाहती हूँ कि यदि सलाम नमस्ते एक विदेशी भूमि पर उन दो बच्चों के बीच में है जो यहाँ से पढ़ने गए हैं, वेल ऑफ हैं, एक खास तरह की उनका अनुभव है विदेशी भूमि और इस लिविंग रिलेशन को लेकर के, उसके बावजूद शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उस जिम्मेदारी को नहीं लेंगे। वो ठीक है, जबकि ये जो बच्चे यहाँ से, जैसे मैं इस समय सोनीपत में हूँ और यहाँ पे जो हरियाणा की जो खाक है, ये सब जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो बच्चे जो घरों से भाग रहे हैं, लड़के लड़कियां, प्रेम का जो एक नाम लेके बहुत कम, आप उनकी एज देखिए, स्कूलों की बच्चियां हैं वो भाग रही हैं, वो मतलब विवाह का मसला लेकर के जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम मतलब एक हमारे एक दृष्टि ये भी होनी है कि वह जो कर रहे हैं, क्योंकि हम उस ऊंची स्थिति में बैठे हैं जहाँ पे हमें देख रहे हैं कि ये चीजें कहाँ पे और जा रही हैं। तो क्या ये भी एक सोचने की बात है, क्या हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर है, कोई दायित्व है कि चीजें क्रिएट की जाए। मैंने थोड़ा बहुत कानून पढ़ा है, उस कानून के चलते ये जो मोरालिटी की जो बात है, दुनिया के हर कानून में एक पब्लिक मोरालिटी वर्ड आता है कि यानी अगर हम इंटेलेक्चुअल राइट्स भी देखते हैं, पेटेंट लेके, ट्रेडमार्क लेके, तो इसको जो सैंक्शन किया जाता है उसमें एक कंडीशन लगाई जाती है कि इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक मोरालिटी। तो मोरालिटी उसका कोई रूप वहाँ पे अलग जिसका हमारे यहाँ आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया अक्रॉस द ग्लोब है, हर कानून में है। तो मुझे जो आप पूरी सारी जो चिंताएं हैं, सर की चिंता है, आनंद भी आपकी जो चिंताएं हैं, मुझे ऐसा लगता है सिनेमा जैसे सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है। और जब कोई चीजें सिनेमा में दिखा दी जाती हैं, खुशी का विषय नहीं रह जाता है, क्योंकि वह एक सामने उसकी एक्सेप्टेबल स्वीकार्यता आ जाती है। तो इसलिए चाहे लिविंग है तो लिविंग का एक बेसिक कंसेप्ट है हमारे यहाँ, हम भारतीय मानसिकता में देखते हैं कि प्रेम तो कर लेंगे, लेकिन जहाँ शादी की बात आएगी तो मम्मी के पूछ के बुक करेंगे, है ना। डेटिंग पे जो लड़की जानी है तो सबसे जो हॉट लड़की होगी कॉलेज में, वो उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे, और लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बात आती है तो ये हमारे मम्मी पापा शादी करते हैं, तो ये हमारे एक इंडियन मेंटालिटी है, ठीक है। तो वो परदेश में वो उस विरोधी लड़कियों के साथ डेटिंग तो कर रहा है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए भारत से गंगा आएगी, है ना, गंगा ही आएगी। टेम्स नदी का पानी उसको सूट नहीं कर रहा है ना। अगर लंदन में आए टेम्स नदी का पानी सूट नहीं, उसको गंगा ही चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं कि हम आधुनिकता की यह नई जीवन शैली हम अपनाते तो हैं, पश्चिमी हर चीज खराब थोड़ी ना है, लेकिन हम उसके साथ हमारा जो द्वंद्व है कि हमारी जो भारतीय गत जो एक जो
बिना पिटे उसी रूप में वापस आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे बीच में स्वराज भी शामिल है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे भी अपना वक्तव्य यदि दे पाए, उसके बाद हम इसका समाधान करेंगे। यहाँ इशू कहीं एनआरआई की बात हम कर रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा होगा। तो एनआरआई से मैं खुद को जोड़ती हूँ, तो मैं हमारे यहाँ पे अनिवासी भारतीय की जगह अनिवासी इंदौरी कहती हूँ मैं, कि मैं इंदौर में नहीं रहती। यहाँ से मैं इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखती हूँ तो मुझे जब मेरा शहर छूटता है तो दोनों चीजें इकट्ठी आती है। आपका शहर से लगाव भी होता है और आपको छोड़ना भी है, क्योंकि आपकी प्रगति आप उस शहर से नहीं होती है। यही आधार एनआरआई का भी है। जो भारत से दूर है वो भारत छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन उन्हें पता है कि यदि अपनी प्रगति है तो उन्हें भारत छोड़ना है। एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा जो आप कह रही थी वो मुझे सुनाई पड़ा, जो आपने कहा कि सोनीपत और हिसार से जो छोटी बच्चियां भाग रही है, प्रेम के नाम से भाग रही है, प्रेम को लेकर भाग रही है। तो यहाँ पे एक जो है वो पावर, पर्सनैलिटी पावर, ये शब्द बहुत बड़ा है। वो आप समझिए कि हमारा जो प्रेम का किस्सा है वो हाई स्कूल तक ऐसा ही आता है कि हम आकर्षक जो दिखता है हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये प्रेम का दायरा हमारा हिंदी फिल्मों से भी हमें की भी देन है कि जो खूबसूरत है, खूबसूरत लड़का है तो खूबसूरत लड़की उसे पसंद हो जाएगी, या खूबसूरत लड़की है तो खूबसूरत लड़का को पटा लेगी। ये पटा लेना शब्द हमारा हिंदी मूवीज की देन है, पटा लेना। लेकिन यदि हम उसे वैचारिक तौर पर जाए तो आपका सुंदर दिखना बहुत नॉमिनल चीज हो जाती है। वो हमारा चाइल्डहुड का बात हो जाती है। चाइल्डहुड की बात क्यों हो जाती है हमारी, या हम कहें आदम प्रवृत्ति है। पशु पक्षियों में होती ये चीजें कि जो आकर्षक नर है वो आकर्षक मादा को आकर्षित करता है। लेकिन आप मनुष्य हैं तो आपको मनुष्यता से उठकर बातें करनी पड़ेंगी। तो आप ये सारे वैचारिक द्वंद्व जो आपके हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं। अब इन सारे वैचारिक द्वंद्वों में आपका वो भी है कि आपको गंगा की तरह पवित्र होना है, या जो भी आपकी भारतीय सारी नैतिकताएं हैं उन नैतिकताओं का आपको पालन करना है। लेकिन इन नैतिकताओं में आपको ये जो विदेशी सारी चीजें जो आप में घुसपैठ हो रही हैं, आप उससे बच नहीं सकते हैं और फिर आपको बीच का रास्ता निकालना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप एक पीढ़ी की वो बात कर रहे हैं जो राज कपूर की पीढ़ी है, एक पीढ़ी की बात है अमिताभ बच्चन की पीढ़ी है, एक शाहरुख खान की पीढ़ी है। लेकिन अभी शाहरुख खान से आगे की पीढ़ी है, ये वो पीढ़ी है जो अमेरिका में पैदा हुए बच्चे हैं। उनके लिए तो पहला देश उनका अमेरिका है, उनके लिए पहला देश उनका यूरोप है, उनके लिए पहला देश उनका भारत कैसे हो सकता है। हम कैसे मान लें कि उनके लिए पहला देश भारत होना चाहिए। उनके माता पिताओं के लिए हो सकता है, लेकिन उनके लिए उनका पहला देश तो वही है मिट्टी जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। तो उनके परिप्रेक्ष्य में हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे सौरभ जी ने भी कहा कि नैतिकता और ये सारी चीजें बहुत एक हम मान नहीं सकते कि ये नैतिक है या ये अनैतिक है, क्योंकि ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। हमारे यहाँ पे जो चीज नैतिक होती है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर है। जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत हो सकता है, जो आपके लिए गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है। तो हमें अब अपनी विचारधारा को उस तरह से खोलना पड़ेगा कि हम ग्लोबल सिटीजन की बात कर रहे हैं। मैं कह ही नहीं रही कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ। मैं वैश्विक परिदृश्य में अपने आप को पा रही हूँ कि कहाँ पे ये जो सारा जो सुनामी आ रही है सारी, अब इसे आप परंपराओं की सुनामी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने आप को कहाँ देखती हूँ, मैं कहाँ अपने आप को टटोल रही हूँ। तो ये हर किसी को टटोलना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाएं इसमें कहाँ है, तो महिलाएं तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका में आ रही है। कभी तो आज भी बात करें तो आप बात करिए, आप महिला, मैं बात कर रही हूँ, मैं महिला हूँ। तो हमारी शुचिता, पवित्रता, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी है कि क्या बदलना चाहिए, क्या हम ट्रेडिशनली परंपराओं में जिंदा रहना पसंद करेंगे, या हम अपने आप में क्रांति लाने की कोशिश करेंगे। और क्रांति जो है प्रति व्यक्ति क्रांति होगी। क्रांति ऐसे आमूल चूल एक चीज होगी, क्रांति आपके वैचारिक में होती है। तो इसमें जैसा कि कह रहे हैं कि इसमें आपको बस आगे का परिदृश्य दिखा देती है, आपको आप ये सोचते नहीं वो सारी चीजें आपके पीछे आ जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज हर मूवी का डिटेल में बताया, हर मूवी के बारे में बताया, सौरभ जी ने बहुत डिटेल में बताया। मुझे लगता है कि चर्चा बहुत उम्दा, बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत वैचारिक चर्चा रही। और इससे मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए। मतलब आप कोई लोग हैं तो एक अच्छी मूवी देखने का, जो आप एप्रिसिएशन की बात कर रही है, कि आप लौटते समय कोई बात न करेंगे। आप बात करेंगे तो आप उस बात को लेकर रोकेंगे, न कि मूवी को लेकर रोकेंगे। मुझे लगता है कि आज की चर्चा से हमें विराम लेते समय तो इन चर्चाओं में जो बिंदु निकले उससे निकलना चाहिए और बात करनी चाहिए। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
बहुत जी धन्यवाद। मैं सुन रही जी, और आपने राय की बात है। एक बात करें, हाँ प्लीज। हाँ तो एक बात जो सॉरी एक बात जो मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मतलब सोलंकी मैम ने कहा कि जो क्वेश्चन जो अपनी जो मेरी जर्नी है वहाँ पे उसके लिए इतना डेटा मांगे रखता है, तो चूंकि मैं ना क्योंकि आप भी मैडम आपने कहा कि आप भी ना लीगल चीजों को देखती हैं, और मैं भी चाहता हूँ चीजों को ना कानूनी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कानून भी कई बार जो है वो नेतृत्व को डिफाइन करता है पब्लिक और जो प्रायोरिटी है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक बार जो बस मेरा इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने सही बात कहा कि जो यंग जनरेशन जो बाहर पैदा लिया, जो कि थर्ड जनरेशन है, जो कि यहाँ से मूव नहीं किया, क्योंकि कमला हैरिस खुद ही है, उनकी माँ ना भारतीय थी और कमला हैरिस जो है वो है ना वही पैदा ली, जमैकन फादर थे और मदर जो है ना भारतीय थी। लेकिन मैम आपकी जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे लीगल सिनेरियो में भी, आप देखिए कि जो नागरिकता का जो सवाल है, इट हैज मूव्ड फ्रॉम जस्ट सोली टू जस्ट लैंग्वेज। वो जो एक जो था कि पहले जो नागरिकता मिलती थी कि आप लिए पैदा भारत में तो अभी आप भारत के नागरिक होंगे, उसमें 2003 में जो वाजपेयी सरकार थी उन्होंने चेंज कर दिया। अब ड्यूअल सिटीजनशिप की बातचीत हो रही है और ना आ गई है लगभग कि अब जो दादा भले ही आप ब्रिटेन में लिए, लेकिन अगर आप PIO हो तो आपको भारतीय माना जा रहा है, और वो भी अपने आपको भारतीय मान रहे हैं, क्योंकि इस तरह से बन गए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 के बाद, आप देखिए कि लगातार जो है इंडियन डायस्पोरा को मेडिसिन स्क्वायर हो, अगर टाइम स्क्वायर हो, हर जगह जाके ना वो क्रिकेट वैली में जाके ना कनेक्ट करते हैं वो, तो एक कनेक्ट है। आप इसको नहीं कर सकते ये जनरेशन है तो कनेक्ट नहीं है, हम उनको राइट्स दे रहे हैं। और बदले में जो है जो ब्रांड इंडिया है, मैंने वो स्लाइड छोड़ दिया, मैं जो कंक्लूड मुझे सजा करना था वो टाइम में छोड़ दिया। उसमें ना एक बात ये भी है, ये जो पूरा जो मुहिम है, क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी भी हूँ तो मुझे ना मेरी वो भी जिम्मेदारी है वो देखना कि ब्रांड इंडिया इससे मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एमईए का बकायदा है ना, बॉलीवुड एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। You all know the concept of soft power and hard power, the cohesiveness of military and the soft power of Ayurveda और योगा और बॉलीवुड। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी जो है हमें देखना पड़ेगा कि इवन थर्ड जनरेशन भी जो है वो हमसे कनेक्ट कर रहा है और बॉलीवुड है ना उसको भी कनेक्ट कर रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया अनिल जी, मेरा भी मानना ये है। और जब हम मॉरिशस में गई पीछे, तो वहाँ पे टैक्सी चलाने वाला जब उसको ये पता चलता है कि मैं हिंदुस्तान से आई हूँ, तो वो कहता है कि आजमगढ़ के पास में मेरे जो परदादा या दादा थे वो वहाँ से आए, तो वो एकदम से ही शॉक हो जाता है हमारे लिए, है ना। और वो जो पैसा है जो आपसे ले रहा है, पहले वो मना भी करती लगता है कि नहीं आप उस देश से आए जहाँ पे मेरे बाबा आए थे, है ना। तो वो पैदा वहीं पे हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन एक इंटरव्यू जो कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। और जाहिर सी बात है कि जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो उस चीज को वो एंश्योर करते हैं कि वो चीजें बनी रहे, ताकि जो हमारे जो बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो देश के वो बने रहे। तो बहुत तो मुझे लगता है कि फिल्म कितना बड़ा माध्यम है, कितना बड़ा टूल है, मतलब वो कितना बड़ा झरोखा है जिससे हम दुनिया को क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या चीजें हम कनेक्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है सिनेमा और फिल्म पर और हम इस पर अध्ययन करें और एक ऐसा हमारे पास सेंटर्स होने चाहिए जिसमें इतना विषम इतने गहन इसके जो आयाम है उस पर हम बातचीत कर सके। और मुझे खुशी है कि आज मल्होत्रा सर की सौजन्य से ये पूरी सीरीज चलती है, उसके जरिए हम मानव जी जैसे विजय सिंह जी जैसे फजले गुफरान जी जैसे जो लोग हैं उनसे मैं बराबर जुड़ पा रही हूँ। तो अगले सैटरडे को किसी एक और विषय के साथ और बीच में कुछ और चर्चा करनी होगी तो मैं आनंद से आपसे अलग से बात करूंगी। मैं आप सबका शुक्रिया।